आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। कल हमने SRE 2400 अनफॉर्चुनेटली शुरू किया था और आपको समझ में आया होगा, उसमें आपके पूरे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का रिवीजन है। कल सिर्फ हमने रिपोर्टिंग वाला पार्ट, मतलब दैट इज 700, 705 एंड 706 जो एसआरई में अप्लाई किया था वो पार्ट डिस्कस किया था। आज पहले एसआरई का सारा बचा हुआ पार्ट डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर आपके बहुत सारे एज इट इज एसेस का एप्लीकेशन आएगा, दैट इज योर डॉक्यूमेंटेशन, रिटन रिप्रेजेंटेशन, यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस आएगा। once that part is done, then we will start with the next chapter and the last chapter on the standards, that will be assurance engagements, SAE. So before we move to SAE, let's try to focus on SRE. एक बार अच्छे से डिटेल में रीड करके क्लोज करते हैं। देखो ऑनेस्टली जो अलग चीज था वो आपको SRE 2410 में ही बता दिया था, दैट सर ऑडिट रिव्यू में डिफरेंस क्या है, नॉर्मली रिव्यू के अंदर क्यों ज्यादा फोकस इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर पे किया जाता है, सर यहाँ पर क्यों हमारे पास में मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस है, क्यों हमारा लैंग्वेज थोड़ा नेगेटिव है कि नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट मेक्स अस बिलीव दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड प्रॉपर्ली। यहाँ पे लैंग्वेज का डिफरेंस वगैरह सब आपको ऑलरेडी 2410 में बताया है। एज इट इज 2400 में भी वही अप्लाई करना है। मेजर डिफरेंस एक था, 2410 के अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ही रिव्यू करने के लिए बोला था एंड द वर्ड इज कॉल्ड एज इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। 2400 में बोला है यहां पर स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिव्यू नहीं करने वाला है, कोई और प्रैक्टिशनर को अपॉइंट किया जाएगा एंड देव यूज्ड द वर्ड हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब यहां पर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कवर किए जाएंगे। ये एक मेजर डिफरेंस था जो आपको पता होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, एसआरई पे आते हैं। कल हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया था एंड सिर्फ रिपोर्टिंग वाला पार्ट डिस्कस किया था। आज हम बाकी पार्ट डिस्कस करना शुरू करेंगे। आइए, इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर SRE 2400। we're done with पेज नंबर 10.3। you have to start with 10.4। 10.3 में अगर आप देखेंगे SRE में अलग क्या है एंड आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उतना ही मेंशन्ड था। अब हम 10.4 से हमारा डिस्कशन शुरू करेंगे। सारे ऑलमोस्ट एज इट इज ऐसे इसका एप्लीकेशन है, जहां जहां रेस्पेक्टिव ऐसे आएगा आपको वो ऐसे भी रिवाइज करवाते जाएंगे ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बेहतर रहे। और लास्ट में क्या आएगा, रिपोर्टिंग वाला पार्ट आएगा जो हमने कल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, उसे वापस से रिपीट आज नहीं करेंगे क्योंकि वो कल ऑलरेडी लास्ट में हो गया था। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिव्यू एंगेजमेंट। अब अज्यूम कीजिए जैसे आप नॉर्मली एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हैं वैसे ही रिव्यू करने वाले हैं। ऑब्वियसली अश्योरेंस लेवल कम रहेगा बट कंप्लीट सेट है दोनों। यहां पर भी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जिसका ऑडिट कर रहे हैं, यहां पर भी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका आप रिव्यू कर रहे हैं। बस ऑब्वियसली यहां पर आपका स्कोप जो है थोड़ा लिमिटेड रहेगा कंपैरेटिवली। तो सर ऑब्वियसली जैसे नॉर्मल ऑडिट में क्वालिटी कंट्रोल्स इंपॉर्टेंट होता है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करना इंपॉर्टेंट होता है, एंगेजमेंट टर्म्स को बराबर से सोच के अग्री करना इंपॉर्टेंट होता है, वही चीज रिव्यू एंगेजमेंट्स में भी अप्लाई होने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद दिस, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड एंगेजमेंट लेवल क्वालिटी कंट्रोल। क्या ये इनडायरेक्टली आपको SA 220 के बारे में रेफरेंस दे रहा है कि जब नॉर्मली आप ऑडिट करते हैं यू हैव टू कंप्लाई विद ऑल एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। तो जब रिव्यू भी कर रहे हैं यू हैव टू कंप्लाई विद ऑल एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं यहाँ पे बिकॉज इंडिपेंडेंस इज मोर रेलेवेंट इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। वो इंडिपेंडेंस का रेलेवेंट SRE 2410 में जरूर है क्योंकि 2410 में आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटरी क्या कर रहा है, रिव्यू कर रहा है। यहां पर रिव्यू कोई भी कर सकता है, इसीलिए कंपैरेटिवली इंडिपेंडेंस के ऊपर इतना फोकस नहीं किया गया। बट ऑब्वियसली रिव्यू एंगेजमेंट में भी मेरे लिए उतना ही रेलेवेंट रहेगा इंडिपेंडेंस जितना स्टैट्यूटरी ऑडिट में रहता है। बट स्टैट्यूटरी ऑडिट में लॉ भी है जो लॉ स्पेसिफिकली बोलता है कब आप क्वालिफाइड रहेंगे और कब आप डिस्क्वालिफाइड रहेंगे। यहां पर ऐसा कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां पे रोटेशन की कंडीशंस नहीं होती है। नॉर्मली इनका स्कोप कंपैरेटिवली कम होता है देन ऑडिट। रीड द लाइन विथ मी, क्या बोलता है, practitioner shall comply with all relevant ethical requirements including इंडिपेंडेंस। एंड हम चाहते हैं कौन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा, एंगेजमेंट पार्टनर। पूरे ओवरऑल एंगेजमेंट को प्लान करके परफॉर्म करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे ऑडिट में भी एंगेजमेंट पार्टनर का होता है वैसे रिव्यू में भी किसका होगा, एंगेजमेंट पार्टनर का ही रहेगा। इज दिस पार्ट क्लियर टू यू?
अब नीचे एक इंटरेस्टिंग लाइन लिख के दिया है, देखिए हम 220 में एक एनालिसिस करते थे, याद है क्या, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस एनालिसिस, याद है क्या, कि नॉर्मली ये कुछ चीजों को एनालाइज करना चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट और बिफोर मेकिंग अ डिसीजन यू वांट टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट और नॉट। यहां पर ना वही चीज लिखा है, बस थोड़ा सा उल्टे पर्सपेक्टिव से लिखा है। रीड द हेडिंग क्या बोलता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। यहां पर देखो क्लियरली बोलता है, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशन practitioner shall not accept a review engagement। मतलब नॉर्मली हमने एक्सेप्ट करना चाहिए, ये वो सर्कमस्टेंसेस दे रहा है जब हमने अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ या रेगुलेशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यहां पर सारे वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें लिख के देगा कि इन सर्कमस्टेंसेस में आपने रिव्यू एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ये उसका बोलने का मतलब है। रीड द फर्स्ट लाइन अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़िएगा। Unless required by laws and regulation, practitioner shall not accept, मतलब ये circumstances में आपने accept नहीं करने का है, unless law या regulation आपको force ही करता है कि आपको ये engagement accept करना होगा। नॉर्मली जब हम पढ़ते तो लैंग्वेज स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, याद है क्या, ये सब चीजें एनालाइज करना फिर डिसाइड करना एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। यहां उल्टा बोल रहा है, इन सर्कमस्टेंसेस में तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना है, इसके अलावा नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एक्सेप्ट करना चाहिए, वो 220 में ऑलरेडी बताया था, उसी चीज का इनडायरेक्ट रेफरेंस रहेगा। अच्छा, कब हमने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, शांति से सोचिए। मेरे को स्टार्टिंग से ही पता है management of the company is going to impose a restriction or limitation on my scope। एक्सेप्टेंस के पहले ही अगर मालूम है कि वो मेरे स्कोप को लिमिट करने वाला है तो मैंने एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए। लॉजिकल बात है कि नहीं है। दूसरा चीज, यहां पर सर लॉ बोलता है आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाओ, कंपनी का मैनेजमेंट बोलता है ऑडिट करने का जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली रिव्यू करके ओपिनियन दे दो। कैन आई से इनडायरेक्टली वो मुझसे गलत काम करने के लिए बोल रहा है। यहां पर लॉजिकली स्टैट्यूटरी ऑडिट होना चाहिए, पर वो चाहता है मेरा स्कोप कम रहे, इसलिए वो मुझे रिव्यू करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। लॉजिकल नहीं है, मैंने ये भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। रादर मैंने इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए, मतलब नॉट फायदा उठाते हुए, उनको रिकमेंडेशन देना चाहिए। अगर आप चाहते ही हैं हम आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करें तो बेहतर होगा हमने परफॉर्म करना चाहिए स्टैट्यूटरी ऑडिट आइडियली। रादर इसने लिखते लिखते तो ये तक बोला है, अगर वो ऑडिट के लिए नहीं मानते तो उनको बोलो चलो कम से कम कुछ हमको कंपाइलेशन एंगेजमेंट वाला काम दे दो, मतलब गिव अस एसआरएस वाला, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज वाला, मतलब थोड़ा ट्राई करो कि उनको कन्विंस करने का। रिव्यू इधर अप्रोप्रिएट नहीं है, कोई दूसरा काम अगर हम अग्री करते तो हो सकता है आइडियली। मतलब बॉटम लाइन, इन सिनेरियोज में नॉर्मली आपने रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा वो बोलने का ट्राई कर रहा है। अच्छा, क्लियरली आपको लगता है आपको कंपनी के मैनेजमेंट पे, टीसीडब्ल्यूजी के इंटीग्रिटी पे डाउट है, उनके ऑनेस्टी पे डाउट है, तो ऑब्वियसली उस केस में इट विल नॉट बी मेकिंग सेंस कि आप ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट करें, बिकॉज ये आपके लिए रिस्क और बढ़ा देगा। तो ये इस तरीके से सिचुएशंस को लिख के दे रहा है कि कब आपने रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, अनलेस इट इज रिक्वायर्ड बाय अ लॉ और अ रेगुलेशन। थोड़ा बात समझ में आया क्या? एक एक पॉइंट्स को पिक करते हैं, डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए रीड पॉइंट नंबर 5। पहले पॉइंट नंबर 5 पढ़िए, इमीडिएटली आपको समझ में आएगा। रीड करके क्लोज कीजिए। मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी इज इंपोजिंग अ लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ प्रैक्टिशनर वर्क इन टर्म्स ऑफ प्रपोज्ड रिव्यू एंगेजमेंट। इससे प्रैक्टिशनर को लगता है उसका काम बराबर से नहीं हो पाएगा एंड उसे शायद डिस्क्लेमर देना पड़ेगा फ्यूचर में, तो इट मेक सेंस कि आपने ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। सेम लैंग्वेज ऐसे 210 में भी है कि अगर आपको स्टार्टिंग से ही मालूम है कि फ्यूचर में डिस्क्लेमर आने वाला है बिकॉज मैनेजमेंट इज इंपोजिंग अ लिमिटेशन, तो आपने ऐसा ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। 210 में भी सेम बात बोली है, इधर भी सेम बात है, बस ऑब्वियसली यहां पर रिव्यू एंगेजमेंट है, वहां पर ऑडिट एंगेजमेंट था। क्या आपको पॉइंट नंबर 5 समझ में आता है? क्या आपको पता है आपके स्कोप पे लिमिटेशन लगाया जा रहा है जिसकी वजह से शायद फ्यूचर में आपको डिस्क्लेमर देना ही पड़ेगा, तो ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना ही सेंसिबल नहीं होगा। इज 5 क्लियर टू यू? रीड पॉइंट नंबर 4। द प्रैक्टिशनर हैज अ डाउट अबाउट मैनेजमेंट्स इंटीग्रिटी, जिसकी वजह से मेरे को लगता है पूरा ओवरऑल रिव्यू जो है वही शायद एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो इट्स बेटर नॉट टू एक्सेप्ट सच अ रिव्यू एंगेजमेंट। आपको लगता है यहां पर मैनेजमेंट के इंटीग्रिटी पे आपको क्या है? डाउट है। इज दिस क्लियर टू यू? ऊपर वाला पॉइंट देखिए सर, जो प्रैक्टिशनर का प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग है
ऑफ द एंगेजमेंट। ये इंडिकेट करता है दैट सर कुछ इंफॉर्मेशन जो मेरे रिव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है वो शायद अवेलेबल ही नहीं होगा या अनरिलायबल होगा। मतलब इनडायरेक्टली 3 and 5 इज कनेक्टेड। आपको स्टार्टिंग से डाउट लग रहा है कि शायद कुछ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा ही नहीं, या मिलेगा तो वो रिलायबल होगा ही नहीं, तो मैं ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही क्यों करूं जहां पर इनडायरेक्टली एक लिमिटेशन आने ही वाला है मेरे स्कोप के ऊपर। थर्ड इज इनडायरेक्टली रेफरिंग देयर इज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप। या तो इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो क्या नहीं मिलेगा, रिलायबल नहीं मिलेगा, तो मैंने ऐसा एंगेजमेंट लेना ही नहीं चाहिए। लॉजिकल लग रहा है क्या? वे इनडायरेक्टली नेगेटिव सिचुएशंस बोल रहा है कब आपने ऐसे एंगेजमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। रीड नंबर 2, practitioner has a reason to believe that sir यहां पर relevant ethical requirements including independence will not be satisfied। मतलब सर हम मानते हैं as per law independence का requirement नहीं है, but as per general chartered accountants act के जो code of ethics है उसमें जो guidelines दिए हैं मेरे को लगता है हम उसके हिसाब से भी independent ethical बिल्कुल भी नहीं है। और अगर clearly there is a conflict to our independence it will make more sense हमने safeguard लगाना चाहिए। safeguard नहीं लगता तो हमने ऐसा engagement accept ही नहीं करना चाहिए। एसक्यूसी में भी पढ़ाया था ये चीज और आपको 220 में भी पढ़ाया था। अगर आपको स्टार्टिंग से ही मालूम है इंडिपेंडेंस एंड एथिकल कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है तो आपने ऐसा एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्या आपको 2, 3, 4, 5 समझ में आया क्या? ये इंडिपेंडेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट थोड़ा अलग डायरेक्शन में जाएगा, बताऊंगा। 2, 3, 4, 5 एक बार रीड कीजिए, क्लोज कीजिए। ये एक जरूर अलग क्वेश्चन है जो यहां पे आ सकता है क्योंकि इसका लैंग्वेज थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है। दैट इज द ओनली रीजन। पढ़िए एक बार। ये 705 नहीं 210 है। दोनों में डिफरेंस बताता हूं आपको। आज आपको 210 का रिवीजन भी कराऊंगा। ये 210 के अंदर है, 705 के अंदर नहीं है। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई। 210 बोलता है एंड 705 दोनों में डिफरेंस क्या समझाता हूं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ देखो, जो आपका 210 है ना, ये बोलता है एंगेजमेंट टर्म्स एक्सेप्ट करने से पहले अगर कोई प्री कंडीशंस मिसिंग है। क्या मिसिंग है? प्री कंडीशंस मिसिंग है। मतलब इनडायरेक्टली मैनेजमेंट बोल रहा है ये रिकॉर्ड्स आपको नहीं दे पाएंगे, ये रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ये स्टार्टिंग से ही मैनेजमेंट मना कर रहा है और आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहने वाला है जो मेरे लिए बहुत रेलिवेंट रहेगा एंगेजमेंट के लिए। तो सर अगर स्टार्टिंग से ही मैनेजमेंट मना करता है बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट एंड आई बिलीव इट मे रिजल्ट इनटू डिस्क्लेमर, तो 210 में ये लिखा है गिविंग अ रेफरेंस ऑफ 705 कि एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले ही प्री कंडीशंस मिसिंग है जिसकी वजह से लगता है डिस्क्लेमर आएगा, तो इट्स बेटर नॉट टू एक्सेप्ट सच एन एंगेजमेंट। 705 बोलता है अगर एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद में आपको लगता है देयर इज अ लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ वर्क और आपको लगता है शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कंटिन्यू करना, तो आपने विड्रॉल के बारे में सोचना चाहिए। एक में एक्सेप्टेंस के पहले का सिचुएशन है, एक में एक्सेप्टेंस के बाद है। एक्सेप्टेंस का बाद 705 में कवर होता है, बिफोर एक्सेप्टेंस 210 में कवर होता है। आई विल शो यू दैट। अगला वाला पार्ट पढ़ाने से पहले आपको 210 का पूरा रिवीजन दूंगा, डोंट वरी। अभी के लिए क्या आपको पॉइंट 2, 3, 4, 5 समझ में आया क्या? अब आइए पॉइंट नंबर 1 के ऊपर मेरे साथ में। यहां पर ना इनडायरेक्टली अगर आपको बोलूं ना, मैनेजमेंट चाहता है एक फर्म को अपॉइंट करना कि तुम रिव्यू कर लो जहां पे एक्चुअली ऑडिट करना चाहिए। डू यू गेट माय पॉइंट? इनडायरेक्टली आपको फोर्स कर रहा है लिमिटेड स्कोप वाला एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लो रिव्यू के नाम पे, और आप एक काम करो ऑडिट करने का कोई जरूरत ही नहीं, जबकि तुमको पता है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एज पर लॉ ऑडिट करना मेन रिक्वायरमेंट है, ना कि रिव्यू। तो अगर तुमने ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया तो तुम भी गलत हो, ध्यान रखना। मैनेजमेंट तो गलत है ही है कि वो तो भाई आपसे रिव्यू करवाने के लिए फोर्स कर रहा है रादर देन ऑडिट। इफ यू accept such an engagement then you are also at fault because normally review engagement accept करने के पहले क्या सोचता हूं, रिव्यू किसके लिए किया जा रहा है, इंटेंडेड यूजर कौन है, पर्पस क्या है। अब यहां पर अगर वो बोल रहा है पर्पस है मेरे ऑल द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो गलत है ना यार। इफ माय पर्पस इज कि पूरे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रिलायबल है कि नहीं है, तो गलत पर्पस हो गया। इसीलिए रिव्यू आपको फोर्सफुली चिपकाने का ट्राई किया जाएगा, जबकि शायद क्या रिक्वायरमेंट है, ऑडिट का रिक्वायरमेंट है। आइए नंबर 1, if the practitioner is not satisfied,
that there is a rational purpose for engagement. मतलब क्लियरली विजिबल है यहां पर मेरे को इस एंगेजमेंट का कोई पर्पस ही समझ में नहीं आ रहा. उसका एग्जांपल हो सकता है नंबर सी, when the engagement is intended to meet the compliance requirements or law regulation that requires financial statements, mark the word टू बी ऑडिटेड. अगर लॉ का रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होना चाहिए तो हम बोलेंगे देयर इज नो रैशनल पर्पस फॉर रिव्यू एंगेजमेंट, क्योंकि लॉ क्लियरली बोल रहा है आप ऑडिट करवाइए, आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम रिव्यू करवा के भी सेम ओपिनियन ले सकते हैं, तो ये गलत लॉजिक रहेगा. समझिए हर रिव्यू एंगेजमेंट के पीछे पर्पस क्या है, लॉजिक क्या है. जनरली कोई लॉ के रिक्वायरमेंट के लिए रिव्यू नहीं होता है, लॉ के रिक्वायरमेंट के लिए एक ही होता है, लिमिटेड रिव्यू, जो कवर होता है 2410 के अंदर. रिमेंबर दैट. यहां पर जो रिव्यू है ये एक थर्ड पार्टी के रिक्वायरमेंट के लिए, पेरेंट कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट के लिए, या कोई एक ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए किया जाएगा, तब रिव्यू होगा. आपको रिव्यू का पर्पस समझना बहुत जरूरी है, बिना उसके एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. नंबर सी में बोल रहा है अगर ऑडिट का रिक्वायरमेंट है तो रिव्यू कैन नॉट सब्स्टिट्यूट दैट. रीड पॉइंट नंबर डी. सर, when the practitioner's preliminary understanding indicates that accepting a review engagement will not be appropriate, तो प्रैक्टिशनर ने रेकमेंड करना चाहिए अनदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट. ऑब्वियसली रिव्यू की जगह उसने बोलना चाहिए यहां पर ऑडिट बेटर सिचुएशन रहेगा. सर, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस प्रैक्टिशनर में बिलीव कि सर शायद ऑडिट करना बेटर रहेगा देन द रिव्यू. पॉइंट नंबर ई के अंदर वही चीज इलैबोरेट करके बोल रहा है, अनदर रिकमेंडेशन दीजिए, मतलब बोलिए शायद ऑडिट बेटर रहेगा देन रिव्यू. इन अदर केसेस शायद लगता है ऑडिट रिव्यू दोनों की जरूरत नहीं है, मे बी अकाउंटिंग एक्सपर्टीज प्रोवाइड करने का ट्राई करूंगा, कंपाइलेशन में हेल्प करने के बारे में सोचूंगा. इफ द एंगेजमेंट सर्कमस्टेंसेस प्रिक्लूड दैट द परफॉर्मेंस ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, मतलब वो क्लियरली बोलता है अश्योरेंस करने का कोई जरूरत नहीं है, तो प्रैक्टिशनर में रेकमेंड अ कंपाइल. बेसिकली कुछ तो कम मिले. वो रिव्यू के लिए तेरे को अप्रोच कर रहा है तो ऑडिट के लिए रेकमेंड कर. ऑडिट सेंसिबल नहीं है, अश्योरेंस सेंसिबल नहीं है, तो एसआरएस रेकमेंड कर. ये वो इनडायरेक्टली बोल रहा है. ये पूरा कहानी लॉजिकल नहीं है, एक ही पॉइंट लॉजिकल है, कोई रैशनल रीजन नहीं रिव्यू करवाने का. इन इफ इट डजंट मेक सेंस कि रिव्यू होना चाहिए तो मैंने ऐसा रिव्यू एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. तुमको रिव्यू करवाना है किसी और से करवाओ, मेरे को ये सेंसिबल नहीं लगता है. डू यू अंडरस्टैंड ऑल 5 पॉइंट्स जहां पे वो इनडायरेक्टली बोल रहा है आपने ऐसा सिचुएशंस में रिव्यू एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. नोटबुक में जाइए, ये हेडिंग जरूर आपके पास में होनी चाहिए. कितने पॉइंट लिखे हमने एसआरए में, एक या दो? एक ही पॉइंट लिखा है ना, बराबर है. उसमें मेन पॉइंट ए एंड बी लिखा होगा उसके अंदर भी, या उसमें एक ही एक्सप्लेनेशन दिया है? क्या दिखा है हमने उसके अंदर, चेक कीजिए एक बार. सर यहां पर हम क्या करने वाले हैं रिगार्डिंग नॉट द ऑडिटर, मतलब क्लियरली मीनिंग लिखा है. अब लिखो पॉइंट नंबर 2 इसके अंदर, लिखो पॉइंट नंबर 2. प्रैक्टिशनर should not accept a review engagement. Practitioner should not accept the review engagement in the following circumstances. In the following circumstances, unless required by laws or regulations. Unless required by laws or regulations. क्या क्या है फटाफट से लिस्ट बना लेते हैं. बुलेट पॉइंट नंबर 1, देयर इज नो रैशनल पर्पस ऑफ एंगेजमेंट. फॉर एग्जाम्पल, law requires audit. For example, law requires audit and management is recommending review. Law requires audit and management is recommending review. Bullet point number 2, practitioner has doubt about management's integrity. Practitioner has doubt about management's integrity. Bullet point number 3, management is imposing a limitation
management is imposing a limitation on the scope of work which may result into disclaimer before acceptance of engagement. अब समझ जाना कि भाई ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं जिसकी वजह से इवेंचुअली डिस्क्लेमर आएगा, और ये सिचुएशन है बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, सो इट विल मेक सेंस नॉट टू एक्सेप्ट द एंगेजमेंट. एक पॉइंट और लिख दीजिए. कितने पॉइंट हो गए? 3 हो गए, 4 हो गए? 3 हो गए. नंबर 4, व्हेन practitioner has a reason to believe that relevant ethical requirements including independence will not be satisfied. मतलब मुझे क्लियरली मालूम है दैट सर इंडिपेंडेंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स हम कंप्लाई नहीं कर पाएंगे इस पर्टिकुलर एंगेजमेंट के अंदर. इट विल मेक सेंस, या तो आप सेफगार्ड लगाओ, सेफगार्ड भी ना लगा पाओ तो सर आपने नॉर्मली ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. एसक्यूसी भी सेम बात बोलता है. आई होप आपको ये रीजन समझ में आएंगे कब लॉजिकल रहेगा नॉट टू एक्सेप्ट द रिव्यू एंगेजमेंट. एकदम एक्सेप्शनल सिचुएशंस डायरेक्टली लिख के दिए थे, इसीलिए एक अलग क्वेश्चन बन सकता है. प्रिपेयर्ड रहना. इज दिस सेंसिबल टू यू? आगे जाएं. अब बिफोर आई गो नेक्स्ट एक काम करते हैं, थोड़ा 210 आपको रिवाइज करवा के दे देता हूं डायरेक्टली पूरा. थोड़ा 210 रिवाइज होगा तो इसके आगे सब कुछ प्री कंडीशंस, प्रायर टू एक्सेप्टेंस, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा. दिस इज लाइक एंटायर 210 का कंट्रोल सी कंट्रोल वी. लेट मी हेल्प यू विथ 210. आपके फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर अदर स्टैंडर्ड्स के अंदर एक ऐसे 210 था. इट इज ऑन पेज नंबर M.7 है, तो अच्छा बात है, वरना सामने देखिए कोई दिक्कत नहीं है. क्या बोलता है ये? 210 टॉक्स अबाउट अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. 10 मिनट स्पेंड करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है. सबसे पहला चीज, हु प्रिपेयर्स द एंगेजमेंट लेटर? ऑडिटर. इट शुड बी अग्रीड बाय द क्लाइंट एज वेल एज द ऑडिटर बोथ, तब जाके वो एंगेजमेंट लेटर लॉजिकल होगा. एंड नॉर्मली हम प्लानिंग वैनिंग करें उसके पहले हमने एंगेजमेंट टर्म्स को अग्री करना चाहिए. तो सर इस एंगेजमेंट लेटर में नॉर्मली क्या क्या आता है? द एंगेजमेंट लेटर इंक्लूड्स हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, हमारा ओवरऑल स्कोप क्या रहने वाला है, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगे, एंड मैनेजमेंट के मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगे. ये मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दूसरे शब्दों में प्री कंडीशंस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्री कंडीशंस. कुछ ऐसी कंडीशंस जो प्रेजेंट होनी चाहिए तो ही हम ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं. दे आर नथिंग बट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर? इफ यू आस्क मी, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये जो आपके मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इसको ही हम बोलते हैं प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट. कुछ ऐसी कंडीशंस जो प्रेजेंट होनी ही चाहिए वरना हम ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. एंड ऑब्वियसली जो हम एप्लीकेबल एफआरएफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए यूज करेंगे उसे आइडेंटिफाई करना जरूरी है ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. देयर शुड बी क्लैरिटी. इन्होंने ये वाला एप्लीकेबल एफआरएफ फॉलो किया है, हमने इस तरीके से ही ऑडिट करना है. ऐसा नहीं होना चाहिए हम यूएस गैप के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट करें, उन्होंने आई गैप के सबसे अकाउंटिंग किया. लॉजिकल नहीं होगा. प्लस हमारे एंगेजमेंट लेटर में क्लियरली बोलना चाहिए हम क्या रिपोर्ट्स इशू करने वाले हैं, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा, जनरल कंटेंट क्या रहेगा. एंड भाई सर्कमस्टेंसेस बदले तो रिपोर्ट का कंटेंट भी बदलेगा. सो वी हैव टू टेल देम द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट्स जो हम इशू करने वाले हैं. एंड एक स्टेटमेंट क्लियरली आना चाहिए, इफ देयर आर चेंज इन सर्कमस्टेंसेस माय रिपोर्ट विल आल्सो चेंज. ये क्लियरली क्या है? कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर है. क्या है ये? क्लियरली कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर. 2 मिनट दे रहा हूं. ABCDE एक बार रीड कर लीजिए, दिमाग में थोड़ा शांति से बैठ जाएगा. 210 आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, बट 2400 जो आपका SRE है वहां पे जरूर रेफरेंस दिया हुआ है. थोड़ा सा लॉजिकल हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी, इसलिए 2 मिनट पढ़ लीजिए आराम से. डज इट मेक सेंस टू यू? एक बार चेक कर लीजिए.
लॉजिकल है। अब देखो क्या बोलता है इसमें, जो मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको हम क्या बोलते हैं, प्री कंडीशन। सो व्हाट आर दीज प्री कंडीशंस? प्री कंडीशंस क्या क्या होती है? बेसिकली प्री कंडीशंस में हम मैनेजमेंट से अक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं। वी आस्क मैनेजमेंट टू अक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फॉलोइंग। किन किन चीजों के लिए? नंबर वन, दे एक्सेप्ट दैट दे आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। मैनेजमेंट ये अग्री करता है कि वो अच्छे कंट्रोल्स को डिजाइन करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, मेंटेन करेगा, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट ये अग्री करता है, वो ऑडिटर को एक्सेस देगा ऑल द रिकॉर्ड्स का, ऑल द डॉक्यूमेंट्स का, ऑल द इंफॉर्मेशन का विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। सर इवन ऑडिटर को अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलेगा ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज जिनसे वो किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, ताकि ऑडिट करने के दौरान उसे कोई चैलेंजेस फेस करने को ना मिले। ये सब चीजें कहलाती है प्री कंडीशंस, कंडीशंस जो पहले से प्रेजेंट होनी चाहिए। लुक एट द हेडिंग, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। दिस इज नथिंग बट मैनेजमेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारे फर्स्ट मॉड्यूल में M.7 पे दिया है, देखिए, obtain the agreement with management that they acknowledge and understand their responsibility for the following। देखिए, नंबर वन, they are responsible to prepare financial statement as per applicable FRF। दे आर रिस्पॉन्सिबल कि अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स को उन्होंने अप्लाई करना चाहिए सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट। वो सर अग्री करते हैं, दे विल प्रोवाइड ऑडिटर एक्सेस टू ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। दे विल प्रोवाइड एक्सेस ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन विच ऑडिटर मे रिक्वायर फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। दे विल गिव अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन्स, मतलब एम्प्लॉइज जितने भी है ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे हम कोई भी इंक्वायरीज वगैरह कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ आवर ऑडिट। ये सब चीजें कहलाती है प्री कंडीशंस। कुछ ऐसी कंडीशंस जो प्रेजेंट होनी चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। एक बार पढ़ लीजिए, प्री कंडीशन समझता है कि आपको ये सब इंटरमीडिएट में आप डिटेल में पढ़ के आए हो, फाइनल के सिलेबस में एक्चुअली है नहीं, बस एसआरई में रिपीटेड है, इसलिए आपको रिवाइज करवा के दे रहा हूं। रीड कर लीजिए एक बार। लॉजिकल लगता है एकदम। अब नीचे आइए, एक स्टेटमेंट पढ़िए, दिख रहा है क्या? लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। यही तो जस्ट पॉइंट पढ़ा था अपन ने। अगर मैनेजमेंट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले रेस्ट्रिक्शन लगाता है, लिमिटेशन लगाता है ऑडिटर के स्कोप के ऊपर, जिससे ऑडिटर को लगता है शायद फ्यूचर में इसकी वजह से डिस्क्लेमर देना ही पड़ेगा, तो ऐसा लिमिटेड स्कोप का एंगेजमेंट एक्सेप्टिंग क्यों करना है? ये 210 में क्लियरली बोला है, अगर मैनेजमेंट या TCWG इज इंपोजिंग अ लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिटर्स वर्क, जिसकी वजह से ऑडिटर बिलीव करता है ये लिमिटेशन की वजह से ऑडिटर को क्या देना पड़ेगा? डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, तो ऑडिटर ने ऐसा लिमिटेड स्कोप वाला एंगेजमेंट क्या नहीं करना चाहिए? एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ या रेगुलेशन। सेम बात पड़ी है, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ या रेगुलेशन हमने ऐसा लिमिटेड स्कोप वाला रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इधर ऑडिट के लिए बोला है, उधर रिव्यू के लिए बोला था। अब एकदम लॉजिकल लग रहा है। कहां से आ रहा है ये सब कुछ? 210 से आ रहा है। 210 में सबसे पहले कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर पढ़ा है। कंटेंट्स में ही मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे कनेक्टेड क्या है? प्री कंडीशन है। अगर ये प्री कंडीशन मिसिंग है या स्टार्टिंग से ही आपके स्कोप को लिमिट करने का ट्राई किया जा रहा है और आपको लगता है इसकी वजह से डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, तो इट मेक्स मोर सेंस कि आप ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही ना करो। दोनों पॉइंट समझ में आए हैं क्या? कंटेंट्स, प्री कंडीशंस, डन। थर्ड पॉइंट, क्या हम हर साल एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करते हैं? नहीं। ये बोलते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिकरिंग ऑडिट। लास्ट ईयर आपने ऑडिट किया था, इस साल कंटिन्यू कर रहे हो, एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करना कंपलसरी नहीं होता है, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस है जहां पर हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आपने रिवाइज एंगेजमेंट लेटर भेजना चाहिए। पढ़ के देखिए एक बार, कुछ याद आता है क्या? देयर इज अ चेंज इन दी बिजनेस का स्कोप, चेंज इन द नेचर ऑफ सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड, चेंज इन टॉप लेवल मैनेजमेंट, चेंज इन लॉज या रेगुलेशन, चेंज इन एप्लीकेबल FRF, चेंजेस इन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग था प्रीवियस ईयर में, तो आपको अगले साल एंगेजमेंट टर्म्स को रिवाइज करना चाहिए। अदरवाइज सेम एंगेजमेंट टर्म्स कंटिन्यू हो सकते हैं। पढ़ के क्लोज कर दीजिए एक बार।
ठीक लग रहा है? Are you able to recall? ये सब आपने इंटर में पढ़ा होगा, आई एम श्योर आप रिवाइज कर पा रहे हैं, बराबर है। अब आता है लास्ट चीज, अगर सर एंगेजमेंट टर्म्स अग्री हो गया है, प्लानिंग डन, एग्जीक्यूशन इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, मतलब एग्जीक्यूशन के दौरान सडनली मैनेजमेंट आके एक दिन बोलता है लेट्स रिवाइज द एंगेजमेंट टर्म्स, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट दे रिक्वेस्ट यू टू रिवाइज द एंगेजमेंट टर्म्स। ऑडिटर ने रिवाइज टर्म्स को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जनरली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए अनलेस देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो। कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो शायद मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं। उसके अंदर एक पॉइंट था, अगर ओल्ड टर्म्स जो आपने अग्री किए थे एंड रिवाइज टर्म्स जो मैनेजमेंट रेकमेंड कर रहा है, इफ रिवाइज टर्म्स रिजल्ट्स इनटू लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस, रिजल्ट्स इनटू लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस, तो ऑब्वियसली ऑडिटर ने रिवाइज टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इफ आई एम लेस कंफर्टेबल, व्हाई विल आई एक्सेप्ट इट आइडियली? इफ आई एम इक्वली कंफर्टेबल तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं। इक्वली कंफर्टेबल कब रहूंगा? जब सर एक्चुअली एक सर्विस का रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गया होगा। मतलब पहले स्टार्टिंग में चिल्ला चिल्ला के बोला जीएसटी ऑडिट सबको करवाना पड़ेगा, बाद में बोला नहीं इतना रेलेवेंट नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर ने रिक्वायरमेंट ही चेंज कर दिया। तो जब कोई सर्विस का रिक्वायरमेंट बदल जाए, जब हमको लगता है कंपनी के अंदर एक छोटा सब्सिडरी था जिसका भी ऑडिट हमको करना था, अब कंपनी ने सब्सिडरी बेचने का डिसीजन ले लिया है, बेचने के बाद में उसका फाइनल कंक्लूजन जो है वो हमारे नंबर्स में डायरेक्टली आने वाला है, तो हमको सब्सिडरी को विजिट करने का जरूरत क्यों है, ऑडिटिंग करने का जरूरत क्यों है? मतलब बॉटम लाइन देयर इज अ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस जिसकी वजह से एंगेजमेंट टर्म्स रिवाइज होते हैं। लॉजिकल लगता है तो एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज एक्सेप्ट करने का जरूरत नहीं है। अच्छा, अग्री अगर ऑडिटर को लगता है लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं हो रहा है, लॉजिकल सर्कमस्टेंसेस है, मैं इक्वली कंफर्टेबल हूं, कैन ही एक्सेप्ट द रिवाइज टर्म्स? यस। नया एंगेजमेंट लेटर बनाना पड़ेगा? हाँ। उसके सबसे काम करना पड़ेगा? यस। यही आपका 210 है। 210 में 4 सिचुएशन थी, कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर, प्री कंडीशंस, रिकरिंग ऑडिट में कौन से ऐसे फैक्टर्स है जब मुझे रिवाइज लेटर भेजना पड़ता है, एंड लास्ट पॉइंट बोलता है कब ऑडिटर ने एक्सेप्ट करना चाहिए रिवीजन इन एंगेजमेंट टर्म्स इफ मैनेजमेंट इज रिक्वेस्टिंग द रिवीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। कब एक्सेप्ट करना है, कब नहीं एक्सेप्ट करना है, ये 210 में लिख के दिया है। 210 थोड़ा समझ में आया क्या? पक्का? यही सब कुछ अब अगले 2-3 पेज में लिखा हुआ है। आइए लेट्स रीड योर SRE। आई होप आप जब रीड करेंगे आपको एकदम लॉजिकल लगेगा और इजीली क्लोज होते जाएगा। 10.5 ऑलमोस्ट 1-1.5-2 पेज 210 के ऊपर है। देखिए फर्स्ट हेडिंग क्या बोलते हैं, प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग अ रिव्यू। सेम चीज, पहला चीज क्या सर FRF एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? फिर सर मैनेजमेंट से लिखवा के लीजिए दैट वो एक्नॉलेज करता है एंड अंडरस्टैंड करता है दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट सर, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल कंट्रोल। थैंक गॉड शॉर्टकट लगा है, पूरे सेंटेंसेस लिखने के बजाय इसने प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू गिव access of all the information so that reviewer can do his review properly and there should be unrestricted access to persons। don't you think पूरा preconditions अपने हिसाब से summarize करके लिख दिया, but don't you think as it is copy paste है, logical है? नीचे आइए, prior to accepting the review engagement practitioner shall, unfortunately same चीज repeated है, precondition फिर से वो summary था, नीचे डिटेल में आ गया, even I just realized। लिखा है, पढ़ो, खत्म करो अभी। क्या है? कर देना चाहिए, पर मेरे को क्या लगता है वो रेफरेंस इसलिए उसने नहीं दिया क्योंकि 210 को फाइनल में लिखा ही नहीं ना, उन्होंने ऑलरेडी इंटर का रेफरेंस दिया है, टू मच रेफरेंस हो जाएगा समझो। पहले एक तो ऐसे 210 लिखा नहीं, उसमें अजम्पशन है कि इंटर में पढ़ा रहे तुमको, समझ रहे हो मेरे बात? अब इधर SRE में बोलेगा ये तेरे को 210 में इंटर में पढ़ाया होगा, कर सकते हैं बट ठीक है, अभी ICI है। और ऑनेस्टली बताऊं, ये जो 4 चैप्टर हैं ये नए लिखे हैं, मतलब ये चैप्टर पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। मतलब मैंने 2014-15 के अंदर भी फाइनल का सिलेबस पढ़ाया है, उसके ऊपर लिटरली एक पेज पूरे SRE के ऊपर 2400 पे एक पेज ज्यादा बोल दिया, 2400 पे तो आधा ही था, 2410 पे एक पेज था क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन्वॉल्व रहता है इसलिए, और रिपोर्ट का फॉर्मेट भी पूरा आपका 800 सीरीज SRE SAE SRS सब मिला के 7 से 8 पेज। ये ऐसे मॉड्यूल का सिलेबस था, समझ रहे हो क्या मेरा बात? मैक्सिमम, एंड सब में से मिला के एक क्वेश्चन आता था, ओनली 1 क्वेश्चन, एंड दैट यूज्ड टू बी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 पार्ट A यूज्ड टू बी दैट,
हमेशा कंपल्सरी क्वेश्चन का पहला पार्ट, मतलब 4 मार्क का वेटेज फिक्स था, एक ही क्वेश्चन आएगा, तो मेजोरिटी पब्लिक ऑप्शन छोड़ देता था, जिसको मालूम है एक ही क्वेश्चन आने वाला, उसके लिए 8 पेज समझना। पर एक्चुअली वो क्वेश्चन सबसे आसान होते थे, क्योंकि तब तक कंटेंट 7-8 पेज ही थे, तो क्वेश्चन उसमें से ही आएगा। अब मैं तुमको बता रहा हूं, मेरे को लगता है बेर मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा। मान के चलो 4 चैप्टर में से 2 चैप्टर में मिनिमम क्वेश्चन आएगा कंपल्सरीली, और एमसीक्यू में तो कुछ भी पूछेगा, क्योंकि लिटरली उसके पास पूरा फ्रीडम है ना। एक सिचुएशन पे रिव्यू ऑडिट को कनेक्ट करना कितना मुश्किल होगा। लिस्टेड कंपनी के बारे में लिखते ही मैं क्वेश्चन आराम से कैसे भी बना सकता हूं, आई कैन फ्लोट अ क्वेश्चन द वे आई वांट टू। इसीलिए अब मेरे को लगता है थोड़ा सा इन 4 चैप्टर पे अप्रोच इतना डिटेल में कर दिया है तो क्वेश्चनिंग भी डेंजरस होगा। दैट इज व्हाई आई एम डिवोटिंग टाइम, अदरवाइज तो ठीक है। पढ़ो, क्लोज करो एक बार। बच्चे ने अच्छा कमेंट मारा है, जहां चार्ट बनाना चाहिए वहां पे ऐसे चार्ट नहीं बनाता है। जहां उसने स्टैंडर्ड्स पूरे के पूरे उड़ा दिए थे, याद है कि अपने चैप्टर्स के अंदर, उधर उसने मस्त चार्ट बनाए थे। वैलिड पॉइंट, तुम बहुत अच्छा सोचते हो आईसीआई के बारे में। नीचे, इफ द प्रैक्टिशनर इज नॉट सेटिस्फाइड, कि ऊपर में से कोई भी प्री कंडीशन मिसिंग है या प्रॉब्लमैटिक है, डिस्कस द मैटर विद देम। ऑब्वियसली इफ द चेंजेस आर नॉट मेड, मतलब प्री कंडीशंस अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो हमने एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, अनलेस ऑब्वियसली इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। प्री कंडीशन भी पॉइंट लिख रहा है। लास्ट वन, इफ इट इज डिस्कवर्ड आफ्टर द एंगेजमेंट हैज बीन एक्सेप्टेड। अब देखिए पॉइंट नंबर 5 अलग है, ये प्री कंडीशन से आगे जा रहा है। एंगेजमेंट एक्सेप्ट होने के बाद में अगर कुछ डिस्कवर करते हैं दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ द प्री कंडीशन, प्रैक्टिशनर विल डिस्कस विद मैनेजमेंट। टीसीडब्ल्यूजी सोचना चाहिए मैटर कैसे रिजॉल्व हो सकता है, क्या अभी भी लॉजिकल लगता है एंगेजमेंट कंटिन्यू करना। एंड सर अगर लेट्स से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, कंटिन्यू कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू बिलीव मैटर इज स्टिल सिग्निफिकेंट, शुड गेट रिपोर्टेड, तो आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हो अपने प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट के अंदर, वेर एवर यू बिलीव इट इज मोर लॉजिकल। पर मतलब बॉटम लाइन यही है, प्री कंडीशन की प्रॉब्लम एंगेजमेंट एक्सेप्ट के पहले है तो एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, बाद में हुआ तो सोचूंगा उसका प्रॉब्लम का इंपैक्ट कितना सिग्निफिकेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट हुआ तो वहां भी विड्रॉ कर सकता हूं। लॉजिकल एकदम। आगे बढ़े, आ जाइए नेक्स्ट हेडिंग क्या बोलता है, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। 210 ही है, प्रैक्टिशनर शैल अग्री द टर्म्स प्रॉपरली बिफोर यू स्टार्ट द एंगेजमेंट। उसको प्रॉपर एक एंगेजमेंट लेटर में रिकॉर्ड करना चाहिए, या एनी अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न अग्रीमेंट। बराबर है कि नहीं है। रेकरिंग एंगेजमेंट के अंदर हर साल लेटर रिवाइज करने का जरूरत नहीं होता है, अनलेस यू बिलीव देयर आर फैक्टर्स। पढ़ाए थे ना आपको कौन से फैक्टर्स में इट विल मेक मोर सेंस टू रिवाइज योर एंगेजमेंट लेटर। अगर कुछ भी बदलाव है तो रिवाइज एंगेजमेंट लेटर बना के अग्री भी करना चाहिए। देखो, द प्रैक्टिशनर शैल नॉट अग्री टू अ चेंज इन टर्म्स व्हेन देयर इज नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो। मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट कोई भी अगर रीजंस की वजह से वो रिवाइज करने के लिए बोलते हैं, तो अगर जस्टिफाइबल रीजन नहीं है तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो, if prior to completion practitioner is requested to change the engagement terms for which no assurance is obtained, तो सर अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो ही सोचेंगे। एंड ऑब्वियसली अगर दोनों अग्री करते हैं तो क्या करना चाहिए, दोनों ने अग्री करके नए टर्म्स को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए इन अ सूटेबल फॉर्मेट। पूरा 210 कंट्रोल सी कंट्रोल भी है, नथिंग एल्स। आई होप आपको वर्ड बाय वर्ड सब कुछ समझ में आया होगा। देखो वापस से शांति से, पूरे 2400 में हमने क्या किया, सबसे पहले 2400 में अलग क्या है उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ा। कुछ नहीं, हमारे 200 वाला ऑब्जेक्टिव ही था, बस यहां पर बोला रीजनेबल अश्योरेंस की जगह लिमिटेड अश्योरेंस आएगा, मॉडरेट अश्योरेंस आएगा, इट विल बी लोअर देन रीजनेबल अश्योरेंस। इधर ओपिनियन की जगह क्या आएगा, कंक्लूजन आएगा, बाकी सब कुछ सेम था वर्ड बाय वर्ड। फिर बोला एंगेजमेंट टर्म्स एक्सेप्ट करने से पहले ए एंड सी एनालिसिस लगाना चाहिए, इधर बस उल्टा बोला है, इन सर्कमस्टेंसेस में रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही मत करना अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ या रेगुलेशन। ये अलग है इसलिए आपको लिखवा के भी दिया। इसके आगे सिर्फ एंगेजमेंट टर्म्स ऐसे 210 एज इट इज रिपीटेड है। आई एम श्योर आपको वर्ड बाय वर्ड समझा होगा। कैन आई इग्नोर दिस? आगे बढ़े, पक्का नोटबुक में जाइए। आपने लिखा नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एसआरई, नंबर 2 लिखा किन सर्कमस्टेंसेस में लॉजिकल नहीं है टू एक्सेप्ट रिव्यू एंगेजमेंट। लिखिए पॉइंट नंबर 3, agreeing the terms of review engagement,
agreeing the terms of review engagement, डैश करके लिखिए, similar to the content and requirements of SA 210, similar to the contents and requirements of SA 210. कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, एज इट इज कॉपी पेस्ट है. अब लिखिए पॉइंट नंबर 4, परफॉर्मिंग द रिव्यू एंगेजमेंट, परफॉर्मिंग द रिव्यू एंगेजमेंट आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस. अब एक्सेप्टेंस तो हो गया है, अब एंगेजमेंट परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज दिमाग में रखनी है. मेरे को लगता है यहां पर जरूर एमसीक्यू वगैरह किसी एक में क्वेश्चन भले ही बन सकता है कि अगर मैंने रिव्यू एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, परफॉर्म करते वक्त क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए. एक समरी है, फिर एक एक पॉइंट को डिटेल में भी डिस्कस किया है. इसमें से 2-3 चीजें जरूर बहुत ज्यादा डिटेल में वो डिस्कस कर लेंगे, क्या क्या चीज दिमाग में रखनी है वाइल परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट. बुलेट पॉइंट नंबर 1, डिटरमाइनिंग मटीरियलिटी. देखिए क्या क्या चीज कंसिडर करूंगा मैं रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म करने के दौरान. बुलेट पॉइंट नंबर 1, डिटरमाइनिंग मटीरियलिटी. नंबर 2, obtaining understanding of the entity and its environment, obtaining understanding of the entity and its environment. टेक्निकली 315 320 लिखा है. 315 रिस्क असेसमेंट, 320 मटेरियलिटी. अब 330 भी आएगा. 330 क्या है? रेस्पॉन्सेस. देखिए आपको बताया था 315 रिस्क असेसमेंट, 320 सेटिंग और मटेरियलिटी. लास्ट चीज क्या है? प्रोसीजर लगाना पड़ेगा ना. व्हाट इज 330? योर रेस्पॉन्सेस टू द असेस्ड रिस्क. अब रिव्यू में क्या रेस्पॉन्सेस आएंगे? इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर. तो लिखिए बुलेट पॉइंट नंबर 3, डिजाइन एंड परफॉर्म inquiry and analytical procedures. Design and perform inquiry and analytical procedures. Next, perform additional or other procedures. Perform additional or other procedures if necessary in the circumstances. कितने बुलेट पॉइंट हो गए? नंबर 5, परफॉर्म स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स. परफॉर्म स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स for subsequent events. Perform specific audit procedures for subsequent events as required by SA 560. As required by SA 560. Next bullet point. Obtain appropriate written representation. Obtain appropriate written representation from the management. Obtain appropriate written representation from the management as required under SA 580. As required under SA 580. And last one, evaluate the audit evidences obtained. Evaluate the audit evidences obtained to form an appropriate conclusion. To form an appropriate conclusion on the financial statements. Appropriate conclusion on the financial statements before expressing
it in their report before expressing it in their report. प्रैक्टिकली एक ऑडिट के जो स्टेप्स होते हैं पूरे के पूरे लिखे हुए हैं. रिस्क आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट, मटेरियलिटी, रेस्पॉन्सेस. इसमें कंट्रोल टेस्टिंग वगैरह नहीं आएगा. मेजर फोकस रहेगा इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर. कंट्रोल समझते हैं अप टू सम एक्सटेंट बट डिटेल में चेक नहीं करते हैं. इसके बाद में सर सब्सिक्वेंट इवेंट्स के लिए अलग प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे. गोइंग कंसर्न का पॉइंट लिखा नहीं है पर वो भी चेक करना पड़ता है. रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करने पड़ते हैं. कैन वी ऑल्सो यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर? कैन वी ऑल्सो यूज द वर्क ऑफ एक्सपर्ट? यस. वो सेम चीजें रेलेवेंट रहेगी. वो सब कुछ आने के बाद लास्ट में आपका रिपोर्ट आएगा. अब देखिए इसमें कुछ कुछ चीजों को डिटेल में लिखा है. आउट ऑफ देम मेरे को वैसे नहीं लगता है किसी एक पे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा. लिख भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है. आपको रेस्पेक्टिव ऐसे अगर आता है यू शुड बी एबल टू राइट द आंसर. आई विल शो यू सम एग्जांपल्स दैट कैसे आप वो आंसर लिख पाएंगे लॉजिकली. एक एक पॉइंट्स को रीड करके क्लोज करेंगे पर एक लिस्ट बना के दे दी आपको. इसके बाद में रिपोर्टिंग ही बचता है. इसके बाद में क्या बचता है? रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग में तो एज इट इज आपको मालूम है, कल पढ़ाया था पूरा 700, 705, 706 एज इट इज कॉपी पेस्ट था. कल बताया था आपको रिपोर्टिंग पूरा वर्ड बाय वर्ड पढ़ा के दिखाया था कल, याद है ना? पूरा ईओएम ओएम तक एज इट इज कॉपी पेस्ट था, कुछ भी अलग नहीं था. बस ऑब्वियसली रिपोर्ट का फॉर्मेट कल बताया था कि आपको रिपोर्ट का फॉर्मेट भी एक एक्चुअल रिपोर्ट भी दिखा देंगे आपको तो थोड़ा आपको और समझ में आ जाएगा. तो रिपोर्टिंग वाला पार्ट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट इट इज अ कंप्लीट कॉपी पेस्ट. कुछ भी अलग नहीं है. जो ऐसे इसमें पढ़ा है वही आएगा. बस ओपिनियन की जगह वर्ड क्या आएगा? कंक्लूजन आएगा. एंड हर जगह पे एक सेंटेंस आएगा. ये वाला एंगेजमेंट किया है एज पर SRE 2400. इधर हमारा स्कोप कंपेरेटिवली क्या है? कम रहेगा. इसीलिए हम क्या नहीं दे रहे हैं? ओपिनियन नहीं दे रहे हैं. ये एक सेंटेंस तो आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा. अदर देन दैट एग्जीक्यूशन इज एज इट इज. एक एक करके शांति से डिस्कशन करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद लेट्स से WR. पहले रिटन रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं. सिर्फ WR में जो कंटेंट लिखा है रीड करते हैं. पूरा WR लॉजिकली आपको रिलेट होता है क्या? सोचो, याद करो. WR मतलब रिटन रिप्रेजेंटेशन. हु ऑब्टेन्स WR? ऑडिटर. फ्रॉम होम? मैनेजमेंट. क्या WR अपने आप में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है? नहीं. क्या ये एज अ एडिशनल एविडेंस, सपोर्टिंग एविडेंस काम करता है? हाँ. अगर एक बात बताओ, मैनेजमेंट बोलता है भाई हमने DRS में, DRS इज डायरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, उसमें ऑलरेडी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ चीजों को लेके एक्सेप्ट की है, रिपीट करने का जरूरत नहीं है WR में. क्या ये चीज एक्सेप्टेबल है? हाँ. अगर लॉ या रेगुलेशन के अंदर ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में मैनेजमेंट ने अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ चीज के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, उसको फिर से रिपीट करने का जरूरत नहीं होता है. फिर बताइए, अगर मैनेजमेंट आपको WR देने से मना कर दे तो क्या करोगे? या आपको मैनेजमेंट ने WR दिया बट आपको लगता है उसकी रिलायबिलिटी पे डाउट आ रहा है, तो याद है क्या दोनों सर्कमस्टेंसेस में सर अगर WR मैनेजमेंट ने दिया है, अदर सोर्सेस से अलग एविडेंस मिल रहा है, इनकंसिस्टेंसी है, सॉल्व करने का ट्राई करोगे. अगर लगता है मैनेजमेंट के इंटीग्रिटी पे डाउट है, कैन यू कंसीडर डिस्क्लेमर और विड्रॉल? यस. अगर मैनेजमेंट WR प्रोवाइड ही ना करे तो अब आपको मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डबल डाउट आएगा कि WR देने से क्यों मना कर रहा है भाई. कैन यू स्टिल गो टुवर्ड्स डिस्क्लेमर एंड विड्रॉल? यस. कैन आई से वो सब चीजें जो आपने 580 में पढ़ी थी एज इट इज यहां पर आने वाली है. एक बार पढ़ के क्लोज करते हैं. आइए आपके मॉड्यूल्स में, इन योर मॉड्यूल्स पेज नंबर 10.14, 10.13 WR मस्त लिखा है. देखो, रिटन रिप्रेजेंटेशन आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एविडेंस इन अ रिव्यू एंगेजमेंट. इफ मैनेजमेंट मॉडिफाइज और डज नॉट प्रोवाइड रिक्वेस्टेड WR, सर इससे शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमें नजर आएगा एज अ प्रैक्टिशनर. फर्दर, a request for written rather than oral representation is very very important because हम चाहेंगे written representation का नाम ही written है प्लस SFIT में बोला भी है कि आपने written format में लेना चाहिए, वो हमारे लिए ज्यादा लॉजिकल रहेगा. Practitioner shall request the management to provide a written representation क्योंकि उन्होंने ये हमसे engagement terms में भी agreement किया था. नंबर 4 देखिए, सर इनडायरेक्टली WR से हम ऐसा बता रहे हैं क्या कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बराबर से फुलफिल की है? अरे वही प्री कंडीशंस में जो लिखा रहता है वो रिपीट करते हैं WR में, दैट यस वी हैव फुलफिल्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वी हैव प्रोवाइडेड यू ऑल द इंफॉर्मेशन, हमने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया है. ये सब चीज मैनेजमेंट से वापस लिखवाते हैं कहां पर? WR में, कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमने वो क्या की है? फुलफिल की है. फिर देखो, अगर कोई लॉ और रेगुलेशन
ऑलरेडी बोलता है कि मैनेजमेंट ने पब्लिक स्टेटमेंट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, तो सेम चीज को रिपीट करने का जरूरत नहीं होता है। जैसे कि डीआरएस में, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है, वो सेम चीजों को वापस डब्ल्यूआर में लिखवाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पब्लिकली उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया हुआ है। देयर इज नो पॉइंट रिपीटिंग द सेम थिंग। ये सब कुछ 580 से कॉपी पेस्टेड है, ये सब कुछ इंटरमीडिएट के ऐसे 580 में वर्ड बाय वर्ड डिटेल में है। आगे देखिए, इन एडिशन टू द रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड अंडर दिस एसआरई, practitioner may consider it necessary to request other WR about financial statement। कुछ और एडिशनल चीजें भी चाहिए तो भी WR में लिखवा सकता है। सर मैं नॉर्मली क्या लिखवाता हूं WR में, आइए अगले पेज पे। practitioner will request the management to include following matters। पढ़ के देखिए जरा। subsequent events, related party transaction, non compliance with laws and regulations, कुछ भी गलतियां जो मिली थी, जो एडजस्टेड है कि नहीं है, हर एक चीज हमने ऑडिटर को बतानी चाहिए। ये हमने बताई है, इस चीज के रिगार्डिंग हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, जनरल मैटर्स जो हम WR में लिखवा के लेते हैं उसका लिस्ट बना के दिया है। लॉजिकल चीज है। दीज आर योर कंटेंट्स ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन, यू कैन से। नीचे देखिए, अगर मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं करता है वन और मोर रिक्वेस्टेड WR, डिस्कस विद मैनेजमेंट TCWG। इससे शायद हमको उनके पूरे इंटीग्रिटी पे डाउट आएगा, एंड कैन आई से हमने अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए। व्हाट इज अप्रोप्रिएट एक्शन? या तो विड्रॉल, डिस्क्लेमर, और सबसे एक्सट्रीम केसेस है भाई, हमको लगता है कि ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, लिस्टेड कंपनी वगैरह है, रेगुलेटर वगैरह को भी इन्फॉर्म करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे फ्रॉड का एक यू कैन से विजिबिलिटी आपको आ जाएगा। बिकॉज अगर मैनेजमेंट कोई चीज लिख के देने से मना कर रहा है, मतलब शायद वहां पे चैलेंजेस रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगे। इट कैन ऑल्सो बी सस्पेक्टेड फ्रॉड वेर यू नीड टू इन्फॉर्म दिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल। अगर प्रैक्टिशनर शैल डिस्क्लेम ए कंक्लूजन और विड्रॉ फ्रॉम एन एंगेजमेंट, अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है या पॉसिबल है। देखो, एक प्रैक्टिशनर कंक्लूड्स दैट सर उसको सिग्निफिकेंट डाउट है अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि WR क्या नहीं है, रिलायबल नहीं है। यहां पर WR प्रोवाइड नहीं कर रहा है, यहां पर WR रिलायबल नहीं है। उसने दिया है बट सर उसमें इनकंसिस्टेंसी है, WR में कुछ और है, सिचुएशन जब हमने एक्चुअली ऑडिट किया तो कुछ और मिलता है। सर मैनेजमेंट अगर हमको प्रोवाइड नहीं कर रहा है ढंग से रिप्रेजेंटेशन, तो सर हमने विड्रॉल कंसिडर करना चाहिए, अदरवाइज डिस्क्लेमर देना चाहिए। सब कुछ ऐसे 580 में था एज इट इज। हमने डिस्कस किया था 580 को थोड़ा बहुत, अगर आपको याद है तो। WR की ऑब्वियसली बहुत ही लिमिटेड था आपके सिलेबस के अंदर, बट स्टिल ये चीज पढ़ाई है आपको। कुछ याद आ रहा है क्या? एक बार अच्छे से और देख लीजिए। इफ यू आर कंफर्टेबल आई विल गो नेक्स्ट। मेरे हिसाब से WR वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, रिटन रिप्रेजेंटेशन। डन। थोड़ा सब्सिक्वेंट इवेंट्स याद है क्या? क्या क्या इवेंट्स है? इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट। दूसरा, आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू डेट। एंड तीसरा, आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू डेट। याद करो, पहले इवेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने डिटेल में इंक्वायरी करके, इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख के, सब्सिक्वेंट इवेंट्स का एडजस्टमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं हुआ, चेक करना चाहिए, बराबर है कि नहीं है। एंड इफ देयर आर सब्सिक्वेंट इवेंट्स आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट, याद है क्या, जनरली ऑडिटर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अनलेस
ऑडिटर को लगता है सेम इवेंट ऑडिट रिपोर्ट के पहले होता, तो इसका इंपैक्ट मेरे रिपोर्ट पे आता, तो वो रिपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट अब भी कंसिडर करना चाहिए क्या? हाँ। अगर रिपोर्ट नहीं दिया है तो सर आप रिपोर्ट प्रोवाइड मत कीजिए, सीधा रिवाइज रिपोर्ट दे दीजिए डायरेक्टली। रिपोर्ट दे दिया है और आपको लगता है उसमें बदलाव की जरूरत है, कैन आई गिव अ न्यू ऑडिट रिपोर्ट और ड्यूअल डेट द एग्जिस्टिंग रिपोर्ट? कुछ याद आ रहा है कैसा? 560 सेम चीज आने वाला है। चलिए लेट्स रीड 560 पेज नंबर 10.12। If the practitioner becomes aware of events occurring between financial statement date and the date of practitioner's report, can I say first category of event बोल रहा है, आपस से पढ़िए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट एंड मेरे ऑडिट रिपोर्ट डेट के बीच में, मतलब ऑब्वियसली आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट बट बिफोर माय रिपोर्ट डेट, उसके बीच में अगर इवेंट होते हैं विच रिक्वायर्स एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर, प्रैक्टिशनर शैल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू करेक्ट दोज मिसस्टेटमेंट्स। अगर गलतियां हैं तो, अगर एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज योर फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इवेंट इफ यू रिमेंबर। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इवेंट मतलब आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट, इसमें आएगा आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट बट बिफोर प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट डेट। लॉजिकल है कि नहीं है? दूसरा वाला पढ़िए, प्रैक्टिशनर जनरली हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी प्रोसीजर if there are events after the date of auditor's report। याद है क्या? नॉर्मली कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है, however अगर उसके रिपोर्ट के बाद में बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड, अ फैक्ट बिकम्स नोन टू द प्रैक्टिशनर, हैड इट बीन नोन टू द प्रैक्टिशनर at the date of report may have caused him to amend the report। सेम लैंग्वेज है यार। अगर वो उसके पहले पता चल जाता जिसकी वजह से मेरा रिपोर्ट बदल जाता तो क्या मैंने अब भी उसको कंसिडर करना चाहिए? हाँ, पहले डिस्कस करूंगा मैनेजमेंट के साथ में, आप लोग इससे कैसे डील करने वाले हैं, क्या आप लोग चेंजेस करने वाले हैं, तो मैं एडिशनल प्रोसीजर लगाऊंगा। इफ रिक्वायर्ड आई विल गिव अ रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट और अ न्यू ऑडिट रिपोर्ट, और एग्जिस्टिंग रिपोर्ट को ड्यूअल डेट भी कर सकते हो। Discuss with the management, determine why the financial statement needs amendment, if yes वो लोग कैसे एड्रेस करने वाले हैं। अगर मैनेजमेंट अमेंड नहीं करता है, प्रैक्टिशनर को लगता है अमेंडमेंट की जरूरत है, उसने नोटिफाई करना चाहिए मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को कि सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थर्ड पार्टीज को इशू मत कीजिए क्योंकि अमेंडमेंट का जरूरत है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी इशू कर दिया है विदाउट द अमेंडमेंट, तो प्रैक्टिशनर ने क्या लेना चाहिए? अप्रोप्रिएट एक्शन। पब्लिक डोमेन में जाके नोटिस देना पड़ेगा दैट सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये इवेंट को कंसिडर नहीं किया है जिसकी वजह से मेरी रिपोर्ट रिलायबल नहीं है। कुछ समझा क्या? पूरा 560 रिपीटेड है क्या? इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2 एंड 3। लॉजिकल लगता है? पक्का? मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, इनमें कुछ भी अलग नहीं, सिर्फ उसने वर्ड ऑडिटर कैसे क्या प्रैक्टिशनर लिखते गए। सिर्फ मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि जब आप लिटरली अगली बार कभी खुद से रिवाइज करने के लिए बैठे, इट शुड नॉट हैपन दैट यू गिव अप ऑन द स्टैंडर्ड कि भाई पढ़ के फायदा नहीं, इतना सारा लिखा हुआ है। उल्टा ये सोचना 560 कुछ भी नहीं पढ़ना है, ऑलरेडी पढ़ के आए हूं। 580 कुछ नहीं पढ़ना है, ऑलरेडी पढ़ के आए हूं। रिपोर्टिंग आई हैव ऑलरेडी रेड, आई डोंट नीड टू रीड। सिर्फ मुझे पता होना चाहिए अलग क्या पूछ सकता है। अलग पूछ सकता है कि भाई कब मैंने एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए रिव्यू एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ या रेगुलेशन। नोटबुक में लिखवा के दिया है अलग से। जनरली ऐसा रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म करते वक्त क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर करने होते हैं, लिस्ट बना के देनी चाहिए। लिस्ट ऑलरेडी बना के दी है, मतलब क्या आपको अलग से अप्रोच करना है वो बता के दे रहा हूं, वो लिखवा के दे दूंगा। अदर देन दैट जस्ट लुक एट इट वंस, फील कंफर्टेबल एंड गो अहेड। पूरा ऑडिट का समरी है ये, लिटरली ऑल स्टैंडर्ड्स का, बस ऑब्वियसली थोड़ा उनके हिसाब से समरी है। लॉजिकल है? WR हो गया, 560 हो गया, आगे बढ़े क्या? चलो ऊपर आ जाओ, थोड़ा मटेरियलिटी उड़ा देते हैं। पेज नंबर 10.7, फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है। मटेरियलिटी इन अ रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ नहीं, सेम है जैसे हम ऑडिट के लिए मटेरियलिटी बनाते हैं। सुनिए, मटेरियलिटी कब बनाते हैं? प्लानिंग फेज में। मटेरियलिटी किस किस लेवल पे बनाते हैं? ओवरऑल लेवल, असर्शन लेवल। रिव्यू में भी सेम ओवरऑल लेवल के लिए बनाएंगे, असर्शन लेवल के लिए बनाएंगे। बराबर है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट चीज, क्या मटेरियलिटी में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट चेंजेस आ सकता है? हाँ, ऑब्वियसली जो बेंचमार्क चूज किया होगा, प्रॉफिट चूज किया मटेरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए, व्हाट इफ प्रॉफिट नंबर चेंजेस, रेवेन्यू चूज किया, रेवेन्यू का नंबर भी तो बदल सकता है ना। देयर कैन बी मिस्टेक्स व्हाट यू कैन फाइंड, एंड इसकी वजह से मटेरियलिटी का लेवल्स कैन रिवाइज। बस पता होना चाहिए, मटेरियलिटी नॉर्मली प्लानिंग में डिटरमाइन करते हैं एंड रिवाइज होगा एज एंड व्हेन देयर इज अ आउटकम ऑफ माय रिव्यू प्रोसीजर। मैंने रिव्यू किया, गलतियां मिली, ठीक करवाया, मटेरियलिटी लेवल कैन चेंज। प्लस सोचा था नॉर्मल रिस्क है, उस हिसाब से मटेरियलिटी बनाया, बाद में पता चला रिस्क ज्यादा है, मटेरियलिटी लेवल को और कम भी करना पड़ेगा। पढ़िए, उड़ाइए।
खत्म, कुछ ज्यादा लिखा ही नहीं इधर, सिर्फ एक ओवरव्यू लिख के दिया है। डन। बोलता है ना, मर्टेलिटी का रिवीजन भी होना चाहिए। इफ ही बिकम्स अवेयर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द रिव्यू जिसकी वजह से उसको लगता है एक अलग अमाउंट हमने मटेरियलिटी के लिए डिफाइन करना चाहिए देन द ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट सोचा एक्स, बाद में लगता है रिस्क बढ़ गया, मटेरियलिटी का अमाउंट और कम करना चाहिए। आई कैन रिवाइज द मटेरियलिटी एज एंड व्हेन आई परफॉर्म माय रिव्यू। लॉजिकल है, ऑडिट में भी सेम तरीके से अप्लाई होता है। नीचे आइए, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। थैंक गॉड बहुत सारा लिखा है, 3 लाइन्स। टाइम पास, नीचे आ जाए। डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग प्रोसीजर। अब देखो इधर ना थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छे से पढ़िएगा, है कुछ भी चैलेंजिंग नहीं, पर एक्चुअली में बढ़िया समरी लिख के दिया है। मतलब इफ यू आस्क मी पॉइंट नंबर 3 वाई इंक्वायरी इज रेलेवेंट, 4 5 एंड 6 जो बचे हुए हैं 3 4 5 6, लैंग्वेज बढ़िया है, कुछ अलग नहीं है। आपको बस एक ओवरव्यू देता हूं, पहले सुन लीजिए 5 मिनट मेरा बात, फिर रीड कर लेंगे हम एक बार के लिए क्विकली लाइक अ नॉवल। सुनिए, रिस्क असेसमेंट किया। अब रिस्क असेसमेंट के दौरान आई विल कीप इन माइंड, याद है क्या, कौन से एरियाज है जहां पे रॉम ज्यादा होगा, कहना इसे, उसके लिए मेरे को अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल्स कैसे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस हुआ तो बहुत कम में आएगा, प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में, वैसे ही इनिशियल रिव्यू एंगेजमेंट में, अगर पहली बार ही इस एंटिटी का रिव्यू कर रहा हूं जहां पे कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरे को थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आई नीड टू अंडरस्टैंड द एंटिटी बिफोर कंक्लूडिंग कहां पर रॉम ज्यादा होगा और कहां पर रॉम कम होगा। अब सर यहां पर रॉम डिटरमाइन करने के बाद जो रेस्पॉन्सेज हैं दे आर नॉर्मली इंक्वायरी एंड analytical procedure. So we actually make inquiry about controls. We also make inquiry about how transactions get executed. And normally पता है क्या बोलता है, इंक्वायरी करने के बाद वो रिप्लाई देगा, वो रिप्लाई आपको अगर एक्सेप्टेबल लगता है ठीक है, अगर एक्सेप्टेबल नहीं लगता है तो आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओ। क्या लगाओ? एनालिटिकल। डिफरेंस क्या सुनो, आज तक हम क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, उससे फिर डॉक्यूमेंट मांगते हैं, फिर डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करते हैं। सो वी अप्लाई इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन, वी अप्लाई इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन, और वी अप्लाई इंक्वायरी प्लस ऑब्जर्वेशन। बट नॉर्मली इंस्पेक्शन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहां पर हम डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। यहां ये बोलेगा यूज इंक्वायरी बट लेस ऑफ इंस्पेक्शन एंड मोर ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। तो क्या करने का, उसके रेस्पॉन्स के बाद में करंट ईयर के नंबर को प्रीवियस ईयर के नंबर से कंपेयर करने का, क्वार्टर बाय क्वार्टर नंबर से कंपेयर करने का। इससे आपको ओवरऑल नंबर्स रीजनेबल लगते हैं क्या, उसमें वेरिएंस अनयूजुअल तो नहीं लगता है, क्योंकि रिव्यू में आपका स्कोप क्या है, लिमिटेड है, भूलना मत। इसीलिए डिटेल में चेकिंग तब करने के लिए जाना जब आपको कुछ अनयूजुअल मिलता है, जब आपको लगता है देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो ही जाके हम क्या करने के लिए जाएंगे, डिटेल में टेस्टिंग करने के लिए जाएंगे। अदरवाइज इनके हिसाब से इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर इज सफिशिएंट टू अराइव एट अ कंक्लूजन। क्योंकि इस बार पता है कंक्लूजन कैसा आएगा, nothing has come to our attention which makes us believe that financial statements are not prepared as per applicable FRF। क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन भी क्या है, नेगेटिव है ना कि पॉजिटिव। इसीलिए ये बोल रहा है जब आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, रेस्पॉन्सेस बना रहे हैं, तो मेजर फोकस इंक्वायरी ऑन एनालिटिकल प्रोसीजर पे करना। अच्छा एक बात और क्या बोलेगा, लेट्स से आपने मैनेजमेंट के किसी बंदे से या किसी एक एम्प्लॉय से इंक्वायरी किया, let's say about related party transaction. Sir, are these any related party transaction जो previous years में नहीं होता था, पहली बार इस साल में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है? उसने आपको 2-3 एग्जांपल्स दिए। फिर आप क्या पूछेंगे उसके ऊपर, और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाते हुए और क्वेश्चंस पूछेंगे, आर दीज एट आर्म्स लेंथ प्राइस,
आर देयर एनी फेयर मार्केट प्राइस के एस्टिमेशंस आइडियली जो मार्केट में अवेलेबल है आपने कंसिडर किए होंगे. जनरल क्वेश्चनिंग करूंगा. फिर सर इफ रिक्वायर्ड नंबर इन्वॉल्व बड़ा है, अमाउंट डिटेल में है, तो एक्सेप्शनल केसेस में मैं कंफर्मेशन लेटर भेज सकता हूं. एक्सेप्शनल केसेस के अंदर मैं खुद से कोरोबोरेटिव एविडेंसेस निकाल सकता हूं कि प्राइस फेयर मार्केट प्राइस है कि नहीं है. आइडियली नॉर्मली इंक्वायरीज एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब फर्दर इंक्वायरीज और मे बी एनालिटिकल प्रोसीजर इज गोइंग टू बी सफिशिएंट. जहां पर आपको लगता है नहीं भाई ये सफिशिएंट नहीं है, यू बिलीव यू आर नॉट कंफर्टेबल, आर यू अलाउड टू एक्सटेंड योर प्रोसीजर? हाँ, टेक्निकली बोलूं क्या, रिव्यू विल बिकम ऑडिट. When you believe there is a serious problem, when you believe you are not able to obtain sufficient and appropriate audit evidence, वो बोलता है extend the procedure. extend the procedure मतलब डॉक्यूमेंट चेक करो और कंफर्मेशन लेटर्स भेजने का ट्राई करो. मतलब कहना इसे अब वो ऑलमोस्ट ऑडिट ही बन जाएगा क्योंकि आपको उस एरिया में क्या मिल रहा है, सिग्निफिकेंट डाउट मिल रहा है. यही सब कुछ आने वाले 4-5 पॉइंट में लिखा हुआ है. रीड करते हैं एक बार बढ़िया से, क्लोज कर देते हैं. आफ्टर दिस आई थिंक एसआरई मेजर कंप्लीट हो जाएगा. आइए लेट्स गो थ्रू दिस वंस. कोई भी पॉइंट में अगर आप स्टक होते हैं आई विल हेल्प यू, डोंट वरी. मेजर चीजें सेल्फ रीडिंग के लिए आराम से हो जाएगी. 10.7 देखिए, इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, ताकि मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर पाऊं उसके लिए मैंने बढ़िया से डिजाइन करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए मेरे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. इसमें फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कौन से आने वाले हैं? इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर. सो दैट जहां जहां मेरे को रिस्क लगता है उनको मैंने एड्रेस किया है. उन एरियाज जहां पे रॉम ज्यादा है वहां पर ज्यादा फोकस किया है. सर रिमेंबर, अच्छे तरीके से इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर विल हेल्प मी टू अचीव माय डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स. सर कभी कभी the circumstances of review may vary widely and there can be circumstances आपको शायद लगेगा एज अ प्रैक्टिशनर ज्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होगा टू डिजाइन एंड परफॉर्म अदर प्रोसीजर. देखो इसने क्या बोला था, इंक्वायरी लगाओ, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओ, या इफ रिक्वायर्ड क्या लगाओ, अदर रिव्यू प्रोसीजर लगाओ. क्या लगाओ? अदर रिव्यू प्रोसीजर. एग्जांपल पढ़ के देखो जरा, लॉजिकल लगता है क्या? नॉर्मली बोलता है इंक्वायरी लगाओ, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओ, या इफ रिक्वायर्ड अप्लाई अदर रिव्यू प्रोसीजर. रीड द एग्जांपल, एकदम लॉजिकल है. अरे कोई नया कॉन्ट्रैक्ट है, पहली बार ट्रांजैक्शन हो रहा है, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना चाहिए ना यार. मैं बोलता हूं कि भाई मेरे को इतना डिटेल में काम करने की जरूरत नहीं है, बट मेरे को ट्रांजैक्शन समझेगा ही नहीं बिना कॉन्ट्रैक्ट के. इट्स इंपॉर्टेंट दैट आई शुड गो थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट. लॉजिकल चीजें है. कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लूंगा तो शायद ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग चेकिंग और कम करना पड़ेगा. So I can choose other procedure. There is no compulsion that it has to be inquiry and analytic. I can choose other procedures, whatever I believe, if that is going to be a better mechanism. हम क्या चाहते हैं, कम से कम समय में जो हमारा स्कोप है वो अचीव होना चाहिए, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होना चाहिए. इसके लिए जो प्रोसीजर बेस्ट लगे अप्लाई करो. 1 2 3 4 क्लियर है, एकदम लॉजिकल है. अगले पेज पे आइए. सर प्रैक्टिशनर जनरली कंसिडर करता है, सर क्या चीज, वो आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट और अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस जहां पर मेरे को रिव्यू में ज्यादा फोकस करना चाहिए. बेसिकली एग्जांपल दे रहा है, हाउ डू यू परफॉर्म इंक्वायरी एंड हाउ डू यू परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर. और बाद में बोलेगा व्हाई इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर इंपॉर्टेंट इन रिव्यू. व्हाई का तो आंसर है ही नहीं, वो तो बोलेगा ये है, क्योंकि उसने डिफाइन ही किया है. समझ रहे हो? इंपॉर्टेंट है इंक्वायरी के एग्जाम्पल्स. सेम एग्जाम्पल्स 2410 में पढ़ाए थे. क्या क्या इंक्वायरी करोगे, जो जो अनयूजुअल है सब कुछ इंक्वायरी करोगे. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है क्या, सब्सिक्वेंट इवेंट है क्या, नया कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है क्या, आइडियली मतलब एनीथिंग अनयूजुअल इन द कंपनी यू विल इंक्वायर अबाउट. वही लिस्ट बना के दिया. आओ पढ़ते हैं एक बार. सर रिव्यू के अंदर हम लोग जब इंक्वायरी कर रहे हैं मतलब वी आर सीकिंग इंफॉर्मेशन, वी आर आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन. किससे? फ्रॉम मैनेजमेंट एंड अदर पर्संस. सर क्या क्या चीज आएगा इंक्वायरीज में? देखिए, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कैसे बनाया है, रिलेटेड पार्टीज को कैसे ढूंढते हैं, या कोई भी दूसरे अनयूजुअल या कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस है उनसे आप कैसे डील करते हैं एज अ मैनेजमेंट. सर आर देयर एनी एक्चुअल और सस्पेक्टेड फ्रॉड्स, आर देयर एनी इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड, ये थोड़ा गलती हुआ है, दिस इज, ये अगला पॉइंट बना दीजिए, इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट. अरे सब्सिक्वेंट इवेंट्स आपके, ये पॉइंट नंबर 4 ना यहां से शुरू होता है. Events occurring between the date of financial statement and practitioner's report.
अगला पॉइंट, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट रिगार्डिंग एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। मतलब सारे एसेस का लिस्ट बना दो यार, 560 पे क्वेश्चन पूछो, 570 पे क्वेश्चन पूछो, 250 कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन पे क्वेश्चन पूछो, रिलेटेड पार्टी 550 पे क्वेश्चन पूछो, फ्रॉड 240, मतलब मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट ऐसे, सबके रिगार्डिंग इंक्वायरी करनी पड़ेगी। देखो इवेंट्स और कंडीशंस ये इससे कनेक्टेड ही है, अगले दोनों पॉइंट। बेसिस फॉर मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, या कुछ ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस मिलते हैं विच में कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। दोनों का दोनों क्या है, 570 है। अगला वाला, ड्यूरिंग द ईयर कोई मटीरियल कैपिटल कमिटमेंट्स है, कोई नए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है, कोई नए कंटिंजेंसीज हैं रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस, मतलब ये सब चीजें आपने क्या करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए। इट्स बेसिकली जो ऑडिट में हम इंक्वायरी करते हैं वो इधर भी इंक्वायरी करेंगे, ऑडिट में इंक्वायरी के बाद में इंस्पेक्शन भी करते हैं, अदर प्रोसीजर भी लगाते हैं। यहां पर इंक्वायरी के साथ में या तो एनालिटिकल प्रोसीजर आएगा या अदर रिव्यू प्रोसीजर, जो आपको ठीक लगता है इस तरीके से इंक्वायरी की जाएगी। लॉजिकल है क्या, नहीं है? पक्का नहीं चाहिए सर? डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, इंक्वायरीज में ये भी पूछेंगे एज अ शेयर होल्डर्स आपके मीटिंग्स में क्या एक्शन लिए गए, टीसीडब्ल्यूजी की मीटिंग में क्या एक्शंस लिए गए, या कोई भी कमिटी की जो मीटिंग्स हुए उसमें जो डिस्कशंस हुए उनके ऊपर क्या एक्शंस लिए गए, क्या कम्युनिकेशन हुआ है। मतलब ऐसा है क्या, कोई रेगुलेटर ने कंपनी को कुछ कम्युनिकेट किया होगा, आपके एनसीएलटी ने कंपनी को कुछ कम्युनिकेशन करके दिया होगा, ऑर्डर पास करके दिया होगा, ऐसा कुछ है तो भी मेरे को पता होना चाहिए। सर मैटर्स अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ अप्लाइंग अदर प्रोसीजर, जब मैं रिव्यू करना शुरू करता हूं कुछ और मिलता है उसके रिगार्डिंग भी और इंक्वायरी करना पड़ेगा। क्या ना, इसे एक लिस्ट ऑफ इंक्वायरी है, पूरा एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अच्छा, सब इंक्वायरी करने के बाद कुछ भी इनकंसिस्टेंसी मिलता है, मतलब सर प्राइमा फेस या बुक्स में जो दिख रहा है, इंक्वायरी का जो आउटकम आ रहा है लॉजिकली इनकंसिस्टेंट लग रहा है, क्या आपको और प्रोसीजर लगाना पड़ेगा? हाँ। कैन आई से आई कैन परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन दिस केस? यस। आगे आइए, एनालिटिकल प्रोसीजर एग्जांपल पढ़ के देखिए। फर्स्ट पॉइंट, ऐसा लग रहा है क्या डेफिनेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर लिख रहा है? इन डिजाइनिंग एनालिटिकल प्रोसीजर नॉर्मली हम क्या कंसिडर करेंगे, डेटा फ्रॉम द सिस्टम और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। देखिए एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या करते हैं, कंपनी का एक्चुअल डेटा कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड डेटा, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल डेटा विद द प्रायर पीरियड एक्चुअल डेटा, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल डेटा विद द इंडस्ट्री डेटा, या फाइनेंशियल डेटा को नॉन फाइनेंशियल डेटा से रिलेट करके कंपेयर करते हैं। सब कुछ 520 में पढ़ाया था। क्या वो एडिक्वेट डेटा अवेलेबल है क्या अलग अलग एनालिसिस करने के लिए? कोई भी खर्चे का एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू लॉजिकल है क्या? इस तरीके से आप एनालिसिस करके सोचिए नंबर्स रीजनेबल लगते हैं क्या। बॉटम लाइन, इन सब से हमें क्या चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ताकि हम क्या कर पाए, कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए, ताकि हमारी रिपोर्ट बन पाएगी। खत्म हो गया इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर। एक काम कीजिए, नोटबुक में जाइए, आपने लिस्ट ऑफ प्रोसीजर बनाया था, उसमें पहला पॉइंट मटेरियलिटी था, वो इग्नोर कीजिए, कुछ भी करेक्ट नहीं है। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, ऑनेस्टली टाइम पास है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा आपने, इंक्वायरी एंड एनालिटिकल, उस पॉइंट को मार्क कीजिए इंपॉर्टेंट, एंड वहां लिखिए बाजू में रेफर एग्जाम्पल्स गिवन ऑन पेज नंबर 10.8, रेफर एग्जाम्पल्स गिवन ऑन पेज नंबर 10.8। इंक्वायरीज के एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए, इस पे जरूर स्पेसिफिक क्वेश्चन अलग से आ सकता है। मटेरियलिटी टाइम पास है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट भी टाइम पास है, बट इंक्वायरीज के स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। कुछ नहीं, ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट एसेज जो थे, स्पेसिफिक एसेज, फ्रॉड वाला, लॉस एंड रेगुलेशन वाला, रिलेटेड पार्टी, सब्सिक्वेंट इवेंट, गोइंग कंसर्न, मस्त उसके बाद एक पॉइंट चिपका देने का, आंसर खत्म हो जाएगा। पक्का? लॉजिकल है? अब आइए आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। व्हाई इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर? ऑनेस्टली मतलब कुछ है नहीं ग्रेट इधर, एक बार भी पढ़ लेते फिर भी एक बार, कुछ नहीं। वो बोलेगा इंक्वायरी अच्छा है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना पड़ेगा, सिर्फ इंक्वायरी शायद सफिशिएंट नहीं होता है, तो एनालिटिकल प्रोसीजर भी यूज करो, उसका एक आध एग्जांपल दे देगा, कॉम्बिनेशन यूज करो ताकि आप ओवरऑल कंक्लूजन तक आ पाओगे। बेसिकली वो जस्टिफाई करेगा, सही है ये। नंबर 1, सर एविडेंस ऑब्टेन थ्रू इंक्वायरी इज ऑफन द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एविडेंस अबाउट मैनेजमेंट का इंटेंट। ओके, देयरफॉर इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू सपोर्ट मैनेजमेंट इंटेंट मे बी लिमिटेड। ठीक है, इसीलिए हमारा मैनेजमेंट, बेसिकली तुम थोड़ा साइकोलॉजी अप्लाई करो,
व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस अबाउट द मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उनका हिस्ट्री कैसा रहा है, तुम्हारा उनके साथ हिस्ट्री कैसा रहा है, कि कंपनी का मैनेजमेंट जनरली रेपुटेशन है क्या मार्केट में कि इज्जत से काम करता है, नॉन कंप्लायंस से सपोर्ट नहीं करता है। अगर मैनेजमेंट का हिस्ट्री बढ़िया रहा है, रेपुटेशन बढ़िया रहा है, तो उनसे जब इंक्वायरी करके जो रिजल्ट आएगा वो भी शायद रिलायबल रहेगा। हिस्ट्री बढ़िया नहीं रहा है, डाउट लगता है, तो ऑब्वियसली वो जो बोलेगा वो भी रिलायबल नहीं रहेगा। देखो, इन दैट केस अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट्स पास्ट history of carrying out its intention, stated reasons for choosing a particular course of action, their ability to pursue a specific course of action may provide you more relevant information to corroborate the evidence. मतलब what is your previous experience with the management or their reputation in the market historically will prove to be an important decision कि सिर्फ इंक्वायरी sufficient है या नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आपने हमेशा इंक्वायरी के साथ साथ क्या लगाना पड़ेगा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्योंकि सिर्फ इंक्वायरी सफिशिएंट कभी भी नहीं होता है, इसलिए आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब इंक्वायरी के आउटकम के बाद फर्दर इंक्वायरी, उसके आउटकम के बाद फर्दर इंक्वायरी, जब तक आप क्या नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, वरना मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होंगे और आपको नहीं मिल पाएंगे। सर, परफॉर्मिंग इंक्वायरी प्रोसीजर्स विल ऑल्सो असिस्ट in updating or obtaining my understanding of the entity and its environment. Obviously inquiry करने से मेरा understanding of the entity's business improve होगा, फायदा मिलेगा। सर देखिए, एक एग्जांपल देखिए, कभी कभी आप लोग एडिशनल प्रोसीजर्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप परफॉर्म करेंगे comparative analysis of monthly revenue and cost numbers across profit centers। जनरली स्टैट्यूटरी ऑडिट में ऐसा लगाते ही है। कंपनी के सेगमेंट रिपोर्ट्स को भी चेक करने के लिए हमें चेक करते ही है, आपका मंथ ऑन मंथ रेवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स क्या है, मंथ ऑन मंथ कॉस्ट सेंटर्स वाइज कॉस्ट का एलोकेशन कैसा किया गया है, ओवरऑल मार्जिन जो है मंथ ऑन मंथ अलग सेगमेंट में कैसे दिख रहे हैं, ये एनालिसिस रिव्यू के दौरान भी आप कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको हेल्प करेगी ओवरऑल रिव्यू करने में। दैट इज व्हाई दे से अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्वायरी प्लस एनालिटिकल प्रोसीजर इज फेयर इनफ फॉर अ रिव्यू एंगेजमेंट, ये बोलने का ट्राई कर रहे हैं। देखो, वेरियस मेथड्स कैन बी यूज्ड, you can use simple comparisons to performing complex analysis using statistical techniques। ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, रेशियो एनालिसिस लगा सकते हो, सिंपल करंट ईयर नंबर टू प्रीवियस ईयर नंबर कंपेयर कर सकते हो, करंट ईयर नंबर टू बजटेड नंबर कंपेयर कर सकते हो। ये एग्जांपल्स है 520 के, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे आप यूज कर लीजिएगा, इससे आपको रिव्यू एंगेजमेंट में कंफर्ट आएगा। ठीक है, लास्ट सर, बढ़िया रिव्यू करते वक्त अगर हमने एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया तो फायदा क्या होगा। पूरे एनालिटिकल प्रोसीजर को लगाने का फायदा क्या होता है, याद करो, एनालिटिकल प्रोसीजर प्लानिंग फेज में भी आता है, एग्जीक्यूशन में भी आता है, रिपोर्टिंग में भी आता है। प्लानिंग में क्या हेल्प करेगा, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, वेरिएंसेस किधर ज्यादा ढूंढने में हेल्प करेगा। एग्जीक्यूशन में क्या हेल्प करेगा कि भाई जो नंबर्स है वो रीजनेबल है कि नहीं है, आई विल बी एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट देम। रिपोर्टिंग में ओवरऑल नंबर्स रीजनेबल लगते हैं क्या इन टर्म्स ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग। ये याद है, एनालिटिकल प्रोसीजर विल कम इन प्लानिंग फेज, एग्जीक्यूशन फेज एंड रिपोर्टिंग फेज, वही लिखा है। इट विल हेल्प मी इन ऑब्टेनिंग और अपडेटिंग माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। कहां मेजर वेरिएंसेस हैं ये ढूंढने में मेरे को हेल्प करेगा। फिर सर, एग्जीक्यूशन में जो नंबर्स हैं उसके रिगार्डिंग कोरोबोरेटिव एविडेंस देने में हेल्प करेगा। एंड लास्ट में ओवरऑल क्या मेरे को सब कुछ देखने के बाद में फाइनल ओपिनियन देते वक्त याद है क्या, फाइनल एनालिटिक्स, सारे नंबर्स को ओवरऑल लेवल कंपेयर किया, क्या ओवरऑल गलतियां सिग्निफिकेंट लगती है कि मैंने मॉडिफिकेशन देना चाहिए, ये डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर विल हेल्प यू फ्रॉम प्लानिंग टू रिपोर्टिंग फेजेस। वैसे ही रिव्यू के अंदर भी प्लानिंग से रिपोर्टिंग हर फेज में आपको हेल्प करेगा। एनालिटिकल प्रोसीजर उसके अलग अलग फेजेस दिए हैं। लास्ट, प्रोसीजर टू एड्रेस स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। रिलेटेड पार्टी के बाजू में लिखिए एसए 550, पढ़िए जरा खुद से एक बार, क्या कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। अनयूजुअल है, यूजुअल है, अनयूजुअल है, डिटेल में काम करना पड़ेगा। टाइम पास। अगला हेडिंग फ्रॉड एंड नॉन कंप्लायंस, बाजू में लिखिए ऐसे 240 एंड 250। 240 is frauds, 250 is non-compliance with laws and regulations.
अगला गोइंग कंसर्न SF 570 याद करो, नॉर्मली कोई गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट अगर कोई ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस मिलते हैं जिससे लगता है इट विल इंपैक्ट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, क्या करोगे? मैनेजमेंट से पूछोगे आपके पास प्लान ऑफ एक्शन क्या है, वो प्लान ऑफ एक्शन फिजिबल है कि नहीं, चेक करोगे, उसके बाद डिटरमाइन करोगे कि एक्चुअली में मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं है, तो प्रॉपर डिस्क्लोजर आना चाहिए, नहीं है तो क्लीन रिपोर्ट आके खत्म हो सकता है, बात खत्म। बराबर है? नीचे 570 लिख के क्लोज कर दो, वर्ड बाय वर्ड सेम है, कुछ अलग पढ़ने का है ही नहीं जरूरत, कुछ है ही नहीं, जस्ट इग्नोर। यूजिंग ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स, ब्रैकेट्स में लिखो ऑडिटर्स एक्सपर्ट और अदर रिव्यूअर, मतलब SA 620 एंड 600, ऑडिटर्स एक्सपर्ट एंड अदर रिव्यूअर। If required, can I also take the help of an expert? Yes. इधर भी IT कंट्रोल्स वगैरह समझने के लिए एक्सपर्ट का हेल्प ले सकता हूं, पेंडिंग लिटिगेशन है समझने के लिए एक्सपर्ट का हेल्प ले सकता हूं, एंड ऑब्वियसली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू कर रहेगा, जहां पर बहुत सारे कंपोनेंट्स रहेंगे, उनके लिए सेपरेट रिव्यूअर्स आ सकते हैं, उनका भी काम में यूज कर सकता है। जैसे इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर भी रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट था, जहां बोला था यू कैन यूज द वर्क ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर, यहां पर ऑब्वियसली सेपरेट रिव्यूअर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, बिकॉज द एंटिटीज कंसोलिडेशन कैन बी ह्यूज। अगर ऐसा है तो सर उस केस में 600 जो बोलता है वो एज इट इज आपको फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज यूजिंग द वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स। लॉजिकल है? नेक्स्ट, additional procedures when practitioner becomes aware that the financial statements can be materially misstated। ये पॉइंट और अगला वाला पॉइंट एक्चुअली सेम ही है, कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, बस अगले पेज पे जो लिखा है ना थोड़ा ज्यादा डिटेल में लिखा है। देखिए, एग्जाम्पल्स एक्सप्लेनिंग व्हेन एडिशनल प्रोसीजर्स में बी नेसेसरी। ऑब्वियसली जब तेरे को लग रहा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है तभी तो तू एडिशनल प्रोसीजर लगाएगा, तो ऊपर तेरे को बोलेगा तेरी इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर बोलता है देयर कैन बी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, तो तुझे क्या करना चाहिए? गिव अप नहीं करना चाहिए, तूने यहां पर एडिशनल प्रोसीजर लगाने ही चाहिए। ऑल्दो रिव्यू में हम इंक्वायरी एंड एनालिसिस ही करते हैं, बट इफ रिक्वायर्ड, इफ यू बिलीव देयर कैन बी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, तो जब तक मैं श्योर नहीं होता तब तक मैंने प्रोसीजर लगाना है। तो यहां पर एक अच्छा चीज लिख के दिया जो जरूर काम में आएगा। 10.12 रीड पॉइंट नंबर 2 अलोंग विथ मी। फर्स्ट में एक एग्जांपल दिया है, उसका डिस्कशन 2 में किया। देखिए, while performing inquiry and analytical procedure for a review engagement, आपने एनालिसिस किया अकाउंट रिसीवेबल्स का, जहां देख के लगता है कुछ मटेरियल अमाउंट्स हैं विच आर ड्यू बियॉन्ड द ड्यू डेट, मतलब पास्ट ड्यू है, मतलब ड्यू डेट्स के बियॉन्ड अभी भी आउटस्टैंडिंग पैसा है, फॉर विच देयर इज नो अलाउंसेस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, मतलब बेसिकली उसके ऊपर मैनेजमेंट का फोकस ही नहीं है, प्रोविजनिंग वगैरह भी कोई बनाया नहीं है। दिस कॉजेज द प्रैक्टिशनर टू बिलीव दैट जो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है वो क्या हो सकता है? मटीरियल। बेसिकली तुमने एक एरिया में इंक्वायरी किया, एनालिसिस किया, तुमको लगता है देयर कैन बी अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये एग्जांपल है इस हेडिंग का। कब एडिशनल प्रोसीजर लगाना चाहिए? जब प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर दैट माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी मटेरियली मिसस्टेटेड। ये पूरे निबंध का ये एग्जांपल है। तो इस सिचुएशन में मैंने करना क्या है वो पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, वो इंपॉर्टेंट है। नोटबुक में जाओ, राइट डाउन लास्ट। आपने प्रोसीजर्स का लिस्ट बनाया था, वो हो गया है। अब आपके 2400 में आई थिंक पहला था आपका ऑब्जेक्टिव, दूसरा था कब कब आपने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तीसरा था प्रोसीजर्स का लिस्ट, बराबर है? ये आएगा आपका पॉइंट नंबर 4। तीसरा क्या था? अच्छा, 210 का रेफरेंस दिया था अपन ने, हाँ ठीक है। चलो नंबर 5 है ये भी, लिखिए नंबर 5। व्हेन प्रैक्टिशनर has a reason to believe, when practitioner has a reason to believe that financial statements may be materially misstated, then he should consider
performing additional procedures, he should consider performing additional procedures or other procedures till the time he arrives at one of the following conclusions. He arrives at one of the following conclusions. सुन लीजिए, जब मुझे रिव्यू के दौरान कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस मिलते हैं जहां मेरे को लगता है यार देयर आर चांसेस दैट देयर कैन बी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, किसी अकाउंट बैलेंस में है या सर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, परवेजिव है नहीं है, व्हाटएवर इट इज, बट देयर आर सिग्निफिकेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, तो सर मैंने एडिशनल प्रोसीजर लगाने चाहिए जब तक कि मैं इन दोनों में से कोई एक कंक्लूजन पे नहीं आता हूं। वो दो कंक्लूजन क्या हो सकते हैं, ढंग से कुछ नहीं, एक में बोलेगा देयर आर नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एक में बोलेगा यस देयर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जब तक दोनों में से मैं श्योर नहीं हो जाता है कि मैं श्योर हूं कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, मेरे को लगा पर नहीं है, या फिर मैं श्योर हूं देयर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जब तक एक कंक्लूजन नहीं आता है तब तक काम करते रहने का मतलब, जब तक आप श्योर नहीं हो कीप वर्किंग, व्हेन यू आर श्योर अबाउट एनी वन ऑफ देम स्टॉप वर्किंग, देन इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। लॉजिकल है कि नहीं है, वही चीज लिखा हुआ है, बस थोड़ा अलग तरीके से, फैंसी तरीके से लिखा हुआ है। पढ़िए नंबर 2 मेरे साथ में। प्रैक्टिशनर ने मैनेजमेंट से इंक्वायर करना चाहिए कि भाई ये जो आपके रिसीवेबल्स है ये यहां पर हमको लगता है अमाउंट में गड़बड़ हो सकता है सर, डिपेंडिंग अपॉन द मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्स। आप जब इंक्वायरी करोगे डिटेल में उनके रिस्पॉन्स के बाद में यू मे अराइव एट द फॉलोइंग कंक्लूजन्स। पहला वाला सर, प्रैक्टिशनर कंक्लूड करता है दैट अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस is not likely to be materially misstated। मतलब मैं कंक्लूड कर रहा हूं इंक्वायरीज के बाद में कि नहीं भाई इधर मेरे को मेजर गलतियां नहीं लग रही है, कैन आई से अब आगे कोई प्रोसीजर लगाने का जरूरत नहीं है, कंक्लूजन आ गया है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं लग रहा है। नंबर 2 देखो, enable the practitioner to determine that the matter causes the financial statements to be material। मतलब मैं श्योर हूं इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, मटीरियली मिसस्टेटेड है, मतलब आई हैव कंक्लूडेड देयर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इस केस में भी क्या लगाओगे आगे, नो फर्दर प्रोसीजर, क्योंकि आपको समझ में आ गया है देयर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या नहीं से प्रैक्टिशनर ने इसका इंपैक्ट किस पे कंसिडर करना चाहिए, कंक्लूजन पे कंसिडर करना चाहिए, बराबर है क्या नहीं है। दोनों केस में कोई फर्दर, मतलब इन दोनों में से किधर तो एक जगह आना पड़ेगा, तब जाके बोलूंगा नो फर्दर प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड। जब तक इन दोनों में से एक भी सिचुएशन में नहीं आऊंगा फर्दर प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड। रीड नंबर सी, अगर इंक्वायरी के बाद प्रैक्टिशनर को अभी भी लगता है दैट सर रिसीवेबल कैन बी मटेरियली मिसस्टेटेड बट सर नॉट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि एक्चुअली में दे आर मिसस्टेटेड, मतलब मैं अभी तक श्योर नहीं हूं। अगर मैं सिचुएशन सी में हूं तो मैंने और काम करते रहना चाहिए जब तक मैं कहां तक नहीं आता, इधर ए और बी तक नहीं आता। मतलब ए और बी में अगर आया तो नो फर्दर प्रोसीजर, सी में अगर हूं तो मेरे को आगे काम करते रहना पड़ेगा। देखिए क्लियरली बोलता है इन दैट केस प्रैक्टिशनर ने और एडिशनल प्रोसीजर लगाते रहना चाहिए। देखिए द इवैल्यूएशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ एडिशनल प्रोसीजर में इनेबल द प्रैक्टिशनर टू ईदर कंक्लूड टू एज ए और बी अबव। जब तक ए और बी तक नहीं आता है मैंने एडिशनल प्रोसीजर लगाना चाहिए। देखिए नीचे क्या बोलता है, इफ नॉट, मतलब अभी भी मैं ए और बी तक नहीं आया, प्रैक्टिशनर शुड कंटिन्यू परफॉर्मिंग एडिशनल प्रोसीजर अंटिल ही रीचेस ईदर ए और बी एंड इन द एंड इफ आई कैन नॉट रीच टू ए और बी दैट मीन्स I am unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence. Is it indirectly a limitation on my scope? Should I consider withdrawal or disclaimer? Yes. Last में कुछ समझ में ना आए तो ये सिचुएशन आएगा that I am not, कुछ नहीं 705 है ये। 705 मॉडिफिकेशन कब आता है, जब आपको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, या मैं बोल दूं आई एम नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो पहले चीज के लिए मेरे को श्योर होना चाहिए ना मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्लीन है तो मॉडिफिकेशन, या सर आई एम नॉट एबल टू कंक्लूड दैट देयर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स क्योंकि मेरे को क्या नहीं मिल रहा है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ने ये 705 ही लिख रहा है,
नोटबुक में आओ और लिखो, 2 कंक्लूजन्स में से एक कंक्लूजन तक आना चाहिए, ऐसा ही लिखा है आपको मैंने। तब तक एडिशनल प्रोसीजर लगाते जाएंगे जब तक हम दोनों में से कोई एक कंक्लूजन पे नहीं आ जाते हैं। नंबर ए, practitioner is able to conclude that the account balance is not likely to be materially misstated. Number B, if practitioner is able to conclude that the concerned matter causes the financial statements to be materially misstated. Concerned matter causes the financial statements to be materially misstated. या तो बोल दूं दे आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड, या बोल दूं दे आर मटेरियली, दोनों में से कोई एक कंक्लूजन पे आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो मैंने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर या एडिशनल प्रोसीजर लगाते रहना चाहिए। आपने देखो यही लिखा है क्या कि सर प्रैक्टिशनर ने एडिशनल प्रोसीजर्स या अदर प्रोसीजर जब तक लगाते रहना चाहिए तब तक वो इन दोनों में से कोई एक कंक्लूजन पे नहीं आता है। लैंग्वेज चेक कर लो एक बार, यही लिखा है क्या, I should continue to perform additional procedure or other procedure unless I arrive at any of the following conclusion. दोनों में से एक भी conclusion आया then no further procedure is required. जब तक इन दोनों में से एक conclusion पे नहीं आता additional procedure लगाते रहना पड़ेगा। यही language लिखा है ना, नीचे लिखो note लास्ट में। if practitioner is not able to arrive, if practitioner is not able to arrive at any of the above conclusions, even after considering additional procedures, then practitioner may conclude that a limitation to his scope may exist, due to which he may not be able to form an unmodified conclusion. That's it. देख लीजिए बाकी इवेंट्स था, सब्सिक्वेंट इवेंट WR। लास्ट एक चीज और बाकी है 10.14। ये सेंटेंस आपको ऑलरेडी लिखवाया है, कंक्लूजन है। देखो सब कुछ करने के बाद आपको एविडेंसेस मिल गए, अब एविडेंसेस को इवैल्यूएट तो करना पड़ेगा कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है कि नहीं लगता है तो क्या करना पड़ेगा, एडिशनल प्रोसीजर लगाना पड़ेगा टिल द टाइम यू अराइव एट अ कंक्लूजन। वही लिखा है, उसका ही एक्सटेंशन है। देखिए 10.14, the practitioner shall evaluate whether sufficient and appropriate audit evidences has been obtained. If not, should I perform other procedures? Yes, जहां जहां necessary लगता है। In some circumstances, practitioner may not have obtained the evidence
दैट द प्रैक्टिशनर हैज एक्सपेक्टेड कि उसको इंक्वायरी और एनालिटिकल के थ्रू मिल जाएगा, और लगता है सर वो अभी भी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट किसी और तरीके से ऑब्टेन नहीं कर पाता है, तो शायद वो कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो उसने क्या करना चाहिए, अपने वर्क को एक्सटेंड करना चाहिए और एडिशनल प्रोसीजर्स को लगाने का ट्राई करना चाहिए। इसके बाद में या तो कंक्लूजन पे आएगा या तब भी कंक्लूजन पे नहीं आएगा। इसके बाद भी कंक्लूजन पे नहीं आया तो मानेगा ना ही इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट। तुमने बेस्ट इंक्वायरी किया, एनालिसिस किया, तुमको एविडेंस मिलना ही चाहिए, नहीं मिला तो अदर प्रोसीजर लगा, फिर भी नहीं मिलता है तो मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन देना ही नहीं चाहता है ना। इसका मतलब क्या है, you are not able to obtain sufficient and appropriate audit evidence because management is restricting the scope, or there are circumstances which are not allowing you to obtain sufficient and appropriate audit evidence. In both cases you can't give a clean opinion, you can't give a clean conclusion, that means you have to give a modified conclusion. मतलब basically ये point आपको लिखवा के दिया है कि evidences obtain करने के बाद evaluate करना ताकि आप conclusion draw कर पाए। This was the last point which I made you write in the procedures to be performed. आपका पॉइंट नंबर 4 में प्रोसीजर्स की जो लिस्ट बनाई थी आपको, मटेरियलिटी, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, सब्सिक्वेंट इवेंट, एक पॉइंट रहेगा आपको कि आपने एविडेंसेस जो ऑब्टेन किए उन्हें क्या कीजिएगा, इवैल्यूएट कीजिएगा, एंड ऑब्वियसली उसके लिए आपको इफ रिक्वायर्ड फर्दर एंड एडिशनल प्रोसीजर भी लगाने चाहिए टू अराइव एट अ कंक्लूजन। यही चीज रिपीट करके बोल रहा है। इसके बाद में ऑब्वियसली लास्ट में अगर बोलेगा ना, इफ आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस गो टू 705, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप। चाहिए तो पढ़ लीजिए पॉइंट नंबर 6 and 7। If practitioner is not able to obtain sufficient and appropriate audit evidences, discuss with management and TCWG। कंसिडर कीजिए क्या इसको ऐसा लग रहा है क्या लिमिटेशन ऑन माय स्कोप। सर इफ इनेबिलिटी टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक प्रोसीजर डज नॉट कंसिडर अ लिमिटेशन, क्योंकि मैं प्रोसीजर नहीं लगा पा रहा है तो मेरी प्रॉब्लम है। अगर मैं प्रोसीजर लगाया फिर भी मुझे एविडेंस नहीं मिला क्योंकि मेरे को मैनेजमेंट ही प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो मैं बोलूंगा देयर इज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप। लिमिटेशन ऑन द स्कोप is imposed by management may have a implication for the review as well as how will it impact my report। क्योंकि देखो लिमिटेशन ऑन स्कोप अगर एक्सेप्टेंस के पहले होता तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, एक्सेप्टेंस के बाद में है तो मेरे को लगेगा देयर कैन बी पोटेंशियल मटेरियल स्टेटमेंट्स, तो इसका इंपैक्ट मेरे बचे हुए रिव्यू पे भी आएगा एंड मेरे रिपोर्ट पे भी आएगा। बस ध्यान रखना लिमिटेशन ऑन स्कोप एक्चुअली होना चाहिए, अननेसेसरीली एज अ रिव्यूअर आप इसे गलत इस्तेमाल मत करना। तुम काम नहीं कर रहे हो और बोल रहे हो देयर इज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप, दैट इज नॉट राइट। ऑब्वियसली आपने अदर प्रोसीजर लगाने का पूरा ट्राई करना चाहिए, फिर भी आपको कंफर्ट ना मिले। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन चेक कर रहे हो, ग्लोबल चेक लगा लो। मतलब फॉर एग्जांपल ऑल अलग अलग लाइन आइटम्स के ऊपर ओवरऑल लेवल पे खुद का एनालिसिस कर लो डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए। कैसे निकालोगे, आपके पास ओपनिंग बैलेंस रहेगा क्रॉस ब्लॉक का, करंट ईयर में क्या एडिशन से डिलीशन से पीपी में मालूम रहेगा आपको, एडिशन डिलीशन कब हुआ ये मालूम रहेगा, डेप्रिसिएशन का मेथड रहेगा, रेट्स रहेंगे, यूजफुल लाइफ रहेगा, सारा डेटा अवेलेबल है। कैन आई रिकैलकुलेट डेप्रिसिएशन अमाउंट्स ऑन माय ओन? यस। और मेरे रिकैलकुलेशन के बाद में अमाउंट मैच नहीं होता है तो मैं मैनेजमेंट से पूछूंगा। अगर मैं रिकैलकुलेट करूं ही नहीं और बोलता हूं नहीं डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, इट इज नॉट अ लिमिटेशन ऑन स्कोप। पहले तुमने तुम्हारा रिकैलकुलेशन अपने हिसाब से करना चाहिए। हम लोग उसको डेप्रिसिएशन ग्लोबल चेक बोलते हैं। बेसिकली पूरा डेप्रिसिएशन का साल भर का जो ओवरऑल अमाउंट है वो अमाउंट कहां से आया है, तो आप क्या करते हैं लाइन आइटम बाय लाइन आइटम डेप्रिसिएशन को रिकैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हीकल्स का ओपनिंग ब्लॉक इतना था, उस ओपनिंग पे डेप्रिसिएशन साल भर कैलकुलेट करना चाहिए। एडिशंस के ऊपर फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशन डेप्रिसिएशन निकालना चाहिए। डिलीशन के ऊपर उतना डेप्रिसिएशन ईयरली रिमेनिंग पार्ट के लिए माइनस कर देना चाहिए क्योंकि आफ्टर डिलीशन वो डेप्रिसिएशन बुक्स में नहीं आना चाहिए। इस तरीके का आप इंडिपेंडेंट रिकैलकुलेशन कर सकते हो। आपने ये नहीं किया तो सर लिमिटेशन ऑन स्कोप नहीं है, आपने ये किया डिफरेंस मिला वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आपको लगता है मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूं देयर इज अ मटेरियल स्टेटमेंट और नॉट। Now this is a limitation on scope if they are not giving you a explanation. If you are not able to ask a question, then how will they give explanation? बात समझ में आया क्या? इतना आपको पता होना चाहिए। आगे ऑब्वियसली सर ये सब करने के बाद अपना कंक्लूजन ड्रॉ करना है और कंक्लूजन को अनमॉडिफाइड या मॉडिफाइड तरीके से अंडर 705 रिपोर्ट कर देना है। लेट मी शो यू अ सैंपल रिपोर्ट ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनेस्टली रिपोर्टिंग वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटबुक में चाहिए तो एक लास्ट हेडिंग लिख दीजिएगा, जस्ट राइट द लास्ट हेडिंग फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अंडर SRE practitioner's report on review of financial statements, practitioner's report
on review of financial statements is similar to the requirements of SA 700, 705, 706 and 710. लिखा नहीं है, कंपेरेटिव्स भी एज इट इज रिलेवेंट होता है. रादर आपको बोलता हूं ये फॉर्मेट्स ना पुराने दिए हुए हैं, आज की तारीख में रिव्यू रिपोर्ट में कैम भी आता है एज इट इज. बट अनफॉर्चुनेटली 701 बाद में आया जिसका इफेक्ट अभी तक एसआरईज बाकी स्टैंडर्ड्स में कंसीडर नहीं किया. इनका फॉर्मेट ये अभी तक ओल्ड फॉर्मेट चल रहा है बिकॉज ये स्टैंडर्ड्स का रेलेवेंस थोड़ा कम होता है कंपेरेटिवली. सो दे वर नॉट रियली रिवाइज्ड एज पर दी रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट. बस अलग क्या है वो ध्यान रखने का. लेट मी शो यू अ सैंपल रिपोर्ट. We are discussing SRA. Just 1 second. One second. 1 minute. 2400. Engagement to review historical financial statement. Let's look at the report once. Illustration number 1, the first one at least. Look at this. You are reviewing a complete set of financial statements. Financial statements are prepared as from a general purpose point of view. The terms of review engagements clearly describe the management's responsibility. देखो आपका फॉर्मेट, independent practitioners review report on financial statements. We have reviewed the financial statements entirely. Management's responsibility, they are responsible to prepare the financial statements as per applicable FRF. बराबर है क्या नहीं है? Next, practitioner's responsibility. Our responsibility is to express a conclusion. यहाँ पर opinion की जगह क्या आ रहा है? ये पूरा old audit report का format as it is. This is a format of old audit report. The financial statements. We conducted our review in accordance with SRE 2400, जिनका नाम क्या है? Engagement to review historical financial statements. SRE requires us to conclude whether anything has come to our attention. देखो दिख रहा है क्या negative? That causes us to believe that financial statements as a whole are not prepared in all material respects. This standard also requires us to comply with all relevant ethical requirements. Remember, a review is a limited assurance engagement. यहाँ पर हम सिर्फ क्या करते हैं? Inquiries करते हैं. We perform inquiries with the others and apply analytical procedures to obtain the required evidence. The procedures performed are substantially less than that is performed in audit. That is why we do not express an opinion on financial statements. Conclusion: based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements do not give a true and fair view. Report on other legal and regulatory requirement as it is if any requirement is there. कल यही फॉर्मेट आपको पढ़ाया था, वही चीज लिखा. अलग क्या है? SRE का रेफरेंस. वापस से बताना that it's a review, so it's going to be a conclusion, it's not going to be opinion. ये differentiating factor आपके रिपोर्ट में हमेशा आना चाहिए. बाकी honestly speaking review audit में कोई difference नहीं है. They are actually same. It's the only scope का difference कि इसमें limited scope है, इसमें आपका complete scope रहेगा. You have to arrive at a reasonable assurance. That is the major difference. I hope this is clear to you. हाँ, अब बोलिए. For example, yes, it is possible that even in case of Infosys you'll find this. Normally it's a review engagement, but if management insists, हम चाहते हैं review में आपका scope limited रहता है. We believe our engagement and our business is very risky. We would want you to perform an audit of
quarterly results. Can they be also audited? Yes. SEBI requirement is unaudited, SEBI requirement is review, but additionally अगर आप चाहें उनका ऑडिट करवाना तो आप वो एंगेजमेंट भी अग्री कर सकते हैं. You can clearly have this. This is possible in case of lot of IT companies also because they believe हमारे पास कंट्रोल्स बढ़िया हैं. आप अगर डिटेल में चेकिंग करने के लिए जाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं आएगा, बस आपका स्कोप थोड़ा सा बढ़ जाएगा कंपैरेटिवली, which is not going to be a challenge. If it is agreed by them, it can become audit engagement, not a problem at all. वहां पर वर्ड unaudited की जगह unaudited की जगह वर्ड आ जाएगा audited, but still it will be a review because the requirement of SEBI is review. Remember that. But तब क्या होगा, मेरे लिए नॉर्मल ऑडिट ओपिनियन जैसा ओपिनियन आएगा, बट मैं मेंशन करूंगा कि नॉर्मल मेरा लेट्स से एसएफएस के लिए अभी भी मैं क्या कर रहा हूं 2410 लगा रहा हूं, बट ओवरऑल कंसोलिडेशन लेवल पे आई कैन डू अ ऑडिट. इट माइट बी द एक्सेप्टेबल फॉर्म और इट कैन बी अदर वे अराउंड. इट कैन बी एनीथिंग, वॉट एवर वी अग्री विद दिस. रादर दोनों के लिए भी ऑडिट कर सकता हूं मैं, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सी सेबी का रिक्वायरमेंट रिव्यू है कंफर्म, मैं अगर ऑडिट करवाना चाहूं तो क्यों नहीं करवा सकता. व्हाट इज द प्रॉब्लम. मेरे को बेसिकली उसको क्या पैसा ज्यादा देने का ना और बोलने का काम डिटेल में कर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. बहुत सारे कंपनीज में होता है निफ्टी 50 के. अभी गुड. टेक्निकली SRE, what was SRE? Standards on Review Engagement. दो ही सिचुएशन थे, 2410 and 2400. डन. अभी गुड.